कई दफ़ा यकीन करें ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको $10,000 का एक एक टीका लग रहा होता है जो आपको पता है कि ये इसका $1 नहीं मिल रहा. I don't hire people to give me the vision. I hire them to take my vision to work. तो यकीन करें वो लोग भी हमसे शार्ट लगवा के आए जो हमारे बिजनेसेस के लिए कॉलिंग करके कंप्लेंटें करते होते थे कि यार ये कहाँ से आ गया ब्राउन देसी आके हमारे इलाके में काम कर रहा है. मुझे कॉल आ गई, मैंने कहा यार लिसन, इफ यू वांट मी टू डू योर वर्क देन आई नीड टू टेक योर पेरोल. ये नहीं होता कि ये जनाब कीमेला नान लो तो सन वोट पाओ. मैं इसीलिए पूछा कि क्या आपने नान नहीं दिया. ट्रस्ट मी, कीमेला नान के वोट वाली कहानी होती है. इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टेबल देन यू आर पार्ट ऑफ अ मेन्यू. क्या बात. इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है चिल्तन प्योर इंटरनेशनल ने. आपको बताता चलूं, चिल्तन प्योर इंटरनेशनल स्किन केयर और फूड बनाने वाला वाहिद पाकिस्तान का इदारा है. इनके पास तकरीबन 1000 से ज़ायद 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मौजूद हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो आज ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करें. अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.chiltanpure.com. इनकी वेबसाइट पे बेतहाशा प्रोडक्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं. पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाइए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए. आपको बाहिफाजत आपकी प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक पहुँचेगी. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल. माय नेम इज़ मुनीर अहमद. आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं. पिछले कुछ 30 साल से अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है. और आपको ये बताता चलूँ कि एक बिल्कुल छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से इन्होंने स्टार्ट किया और लास्ट ईयर का इनका जो कंपनीज़ का टर्नओवर था माशाल्लाह $500 बिलियन था और मिलियंस ऑफ रुपीज़ में ये टैक्स देते हैं यूएस के अंदर. इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक 3 मरले के घर से एक पता नहीं अब इनका 16 एकड़ में घर है कितना, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे. वीडियो में मैंने देखा एक महल से कम नहीं है. तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये तरक्की की और पाकिस्तान से अमेरिका जाने का सफ़र इनका कैसा रहा. मैं बात कर रहा हूँ जनाब ताहिर जावेद साहब की. अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई. जी सर, बहुत शुक्रिया मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए. और आप सर बहुत सारे पाकिस्तानी यंग बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं और कोशिश करेंगे कि इस एक नशिस्त के अंदर आपसे वो सारी बातें पूछ सके जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे पहुंचता है वहाँ तक. सर, मैं अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ से. कहाँ पे पैदा हुए और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? मैं आई वाज बोर्न इन लाहौर. ठीक है, प्योर लाहौरी हैं? लाहौरी, मतलब पेरेंट्स तो बाटेक सिंह से यहाँ पे मूव हुए थे. सही. वाले साहब, और देन ही लिव्ड हियर. तो यहीं पे फिर हमारी जो सब बच्चों की जो बहन भाई इधर ही पैदाइश है हमारी. यहीं पे स्कूल गए, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल जो उधर ये जो यूनिवर्सिटी के दूसरी तरफ ओल्ड कैंपस के पीछे. फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने की अपनी ग्रेजुएशन और उसके बाद थोड़ा सा काम किया था इधर. एक प्राइवेट स्कूल मैंने किया था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होते थे. अच्छा, टीचिंग का कोई बैकग्राउंड था स्कूल से पहले? थोड़ा टीचिंग का तो मेरा वो 15-16 साल की उम्र में अपने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी. सही. अपनी क्लास, ये क्लास पीछे आ गई ये वो. अच्छा ताहिर भाई, ये बताइएगा कि ट्यूशन का आगाज़ आपने किया, ये देखें 2 तरह से होता है. एक होता है शौक़ की वजह से, एक होता है मजबूरी की वजह से. बहुत सारे बच्चे होते हैं घर से प्रॉपर ख़र्चा वगैरह ना मिलने की वजह से वो कहते हैं चलें यार अपनी पॉकेट मनी के तौर पे ये काम शुरू कर देते हैं. तो आपकी सिचुएशन क्या थी? मैं समझता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी. ठीक है. कि इत्तेफाक से मतलब कुछ बच्चे जिस जगह पे स्कूल था तो हमें तो खैर डंडे से पढ़ाया जाता था तो वो हमें करना ही पड़ता था. तो वो एक कारोबारी जो नारकली के दुकानों वाले उनके बच्चे, तो उनको इतना होता नहीं था, लेकिन पास होने का उनको बड़ा शौक तो था. तो मैंने कहा यार चलो ठीक है इनको करते हैं. तो पैसे वैसे इनके पास तो अपना ही जेब खर्च बढ़ाते. तो मैं ऐसे ही माइनर थोड़े पैसों से शुरू किया करना. तो फिर मुझे पता चल गया कि यार दिस कुड बी अ प्रोफेशनल डील. तो फिर उसके बाद फिर मैं घरों में भी जाकर पढ़ाता होता था बच्चों को. सही. तो मेड क्वाइट अ बिट, यानी मैं माँ बाप से तो हमें वही नॉमिनल चीज़ें होती थी. साइकिल लेके दे दी अब्बा जी ने. तो उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन पढ़ा कर मोटरसाइकिल ले ली. क्या बात है. फिर मैंने गाड़ी ले ली. अच्छा. आई मीन आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल. गाड़ी ले ली, गाड़ी घर के अंदर नहीं जाती थी. मतलब उसको देखा ना, अभी ये चीज़ें उस वक्त पीछे बाहर आपको खड़ी करनी है. फिर रहते भी अंदरून वाली साइड पे थे अपने टेम्पल रोड पे अंदर छोटियाँ गलियाँ जो छोटी गलियाँ हैं. हाँ बिल्कुल.
तो स्कूल आपने किस एज के अंदर अपना पहला जो शुरू किया है? हाँ, मैं जब जो प्रॉपर स्कूल जब किया ना वो 85 में किया था। 85 में, हाँ, ठीक है। 85 और में। आपकी अपनी एज क्या थी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज अपनी समझिए अंडर 20। अच्छा, माशाल्लाह। तो सर एज ए CEO जब आप एक स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पे बैठे होंगे? नहीं, मैं प्रिंसिपल नहीं बैठा ना। अच्छा, नहीं बैठे। मेरा था आइडिया। सही। अच्छा, अब वो आइडिया भी कैसे आया कि एक मेरा दोस्त था, तो उसके वाले साहब के स्कूल थे, हमें छुट्टियां थी, तो कहते यार पैसे कमाने हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहते यार इधर आ जाओ, इधर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे यार अच्छा ये स्कूल डे के टाइम ये स्कूल होता है, अच्छा कैसे होता है, करते 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 मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप तो थी ना, तो वो सीख लिया कि यार यहाँ से ये करिकुलम ऐसे बनाना है, ये करना है, बिल्डिंग लेनी है, टीचर्स रखनी है, यहाँ से बुक्स लेनी है, फलाना सिलेबस। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे कज़न्स थे जो टीचिंग प्रोफेशन में नाइजीरिया में थे। अच्छा। वो इधर आए तो उनको मैंने समझा लिया कि आप कितना सारी नाइजीरिया में रहेंगे, प्राइवेट स्कूलों का बड़ा काम है, तो इधर करते हैं। सही। तो उनके 3-4 से 25-25 हज़ार रुपया डलवाया और कंबाइंडली हमने वहाँ पे स्कूल शुरू कर दिया। सही। तो उसके बाद फिर ये कितना अर्सा चलाया आपने स्कूल? ये तो बहुत पीछे तक ये चलता रहा। अच्छा, आपके जाने के बाद ये 15 तक चलता रहा, 2015 तक चलता रहा। ओके। तो 2015 में जब वाले साहब की डेथ हुई तो फिर हमने कहा यार नहीं, इट्स लाइबिलिटी, क्योंकि बिल्कुल ही किसी और के हाथ में, बच्चे हैं दूसरा तीसरा। तो जो वहीं अंदर जो टीचर्स थी उनमें से किसी को बोला कि यू टेक द होल थिंग विदाउट पेइंग अस एनीथिंग। सही। हाँ, अंदर फर्नीचर ये वो सारा कुछ, लेकिन ये कि बिल्डिंग हमारी थी तो आप इसको जो भी कुछ अरसे में शिफ्ट कर लेना। तो उसने तो शी हैज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फॉर हरसेल्फ। तो आप किस साल में पाकिस्तान से मूव हुए? 89 में। 89 में। और जब आप यहाँ से यूएस के लिए जा रहे थे, कोई प्लान था या बस ऐसे ही? नहीं, मैं ओरिजिनली तो मैं जब अब देखें जेन में रखेंगे 23-24 साल आपकी एज है, राइट, और उसमें आप के पास एक अच्छी गाड़ी भी है, आपका अच्छा लाइफस्टाइल भी है, घर भी ठीक हो गया, ठीक है ना जी। तो उस वक्त के हिसाब से यू आर लिविंग अ गुड लाइफ जब आप इर्द गिर्द के अपने उसको देखें। तो मेरा ऐसा सच एक भाई और 2-3 कज़न्स उधर थे, तो मेरा ऐसा उधर रहने का कोई प्रॉब्लम, मैंने सिर्फ इसलिए कि यार ट्रैवल इज़ गुड, गो एंड लर्न। ठीक है। तो उधर 2-3 महीने 4 महीने रहते हैं, उसके बाद कुछ 4 चीज़ें सीखेंगे उधर से, और फिर वापस आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और विल एक्सेल आवर लाइफ हियर। तो ये एक आइडिया था। फिर वहाँ जाके भाई लोगों ने जो मतलब 2 महीने 4 महीने आगे पीछे करते कराते, तो 6-7-8 महीने जब हो गए तो देन अमेरिका आपको फिर लग जाता है इतने टाइम। तो आप यहाँ से बेसिकली विजिट पे गए और आपके ऑलरेडी वहाँ पे फैमिली मेंबर्स कुछ थे, तो आपने फिर उस विजिट को कन्वर्ट कर लिया परमानेंट रेजिडेंसी। उन दिनों में इतना इशू होता नहीं था, तो वो फिर वो कन्वर्ट, वो भी देखें अब किस्मत में रहना था तो वो फटाफट ही हो गई चीज़ें। सही। ये बताइएगा ताहिर भाई कि जब आप गए, क्योंकि मुझे याद है अगर इवन ये लेट 90s तक ये कहानी चलती रही है कि लोग वो लिफाफे बंद में जाया करते थे, एजेंट भिजवाते थे, और वहाँ जाके पता चला बीच में अखबारें निकली हैं लेकिन आपको डिपोर्ट नहीं करते। तो आपकी भी कहानी नहीं, लेजिटिमेट गए? मेरा लेजिटिमेट वीज़ा लग गया था। अच्छा। अब हमारे एक रिलेटिव हैं, मुझे अभी भी याद है, वो इसी तरह से गए थे, और जिस दिन वो पहुँचे हैं उसके शायद कोई 1.5 या 2 हफ्ते के बाद वो एमनेस्टी खुली थी, जिसके अंदर उन्होंने जितने इलीगल लोग थे उन सबको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। तो वो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद वो खुल गई, तो उसमें उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट कर दिया। ये आप उससे भी पहले की बातें कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, 86 वाली। हाँ, ये वो वाली लास्ट टाइम उसी वक्त ही हुई थी, उसके बाद दोबारा नहीं उन्होंने एमनेस्टी दी। वो तो बहुत लोग उसके अंदर। जी 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 बिल्कुल। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से? अच्छा, मैं इधर वो इत्तेफाक था, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी अच्छे थे, तो वीज़ा किसी ने थोड़ा अपना लेटर वेटर लगा के लगवा दिया। सही। तो वो एक हो गई कहानी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और मुझे लिटरली वहाँ रहना भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा ख्याल वो समझ जाते थे कभी किसको, तो वो हो गया मामला। फिर वहाँ से फिर उसको एक्सटेंड कराया, और उसको प्रॉपर करते कराते आपके फिर 1 साल लग जाता है ना उधर, उसको कन्वर्ट करते, पहले टेम्परेरी मिलता है, फिर परमानेंट होता है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपका अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन था, एक अच्छा बिजनेस भी था, तो वहाँ जाके तो डेफिनेटली शुरू में काफ़ी स्ट्रगल की होगी। अब ये देखें, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पे इस लेवल पे पहुँच गया था कि मैं अपने बिजनेस में जाता था तो हारन मारता था तो गाड़ी आगे गेट खुलता था, और भाग के जनाब साइड पे मेरी आके मेरा कोई अगर बैग वैग कोई चीज़ें हैं तो कोई बंदा आगे पकड़ता था, चाय बन के टेबल पे आ गई ये वो, और मैं जनाब बैठा हुआ हूँ ऑफिस के अंदर, राइट, 10 बंदे उसको जवाब दे रहे हैं, एक काइंड ऑफ लाइक यहाँ शशके हैं। अच्छा, अब वहाँ जाके आपने अब बाजू ऊपर करके जीन्स पहन के, अच्छा यहाँ सूट वूट पहनना शुरू कर, तो जीन्स पहन के आपने स्टोर के ऊपर क्लर्की करनी। बिल्कुल सही। ठीक है। अब वहाँ पे मैं वो वाली जॉब मुझे
एकदम से वहाँ नहीं मिल सकती थी, मेरी बैकग्राउंड नहीं, यो दूसरा प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ तो आप यानी कोई भी जॉब आप कर सकते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी एजुकेशन की बैकग्राउंड वो होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो अब मुझे बेसिकली मेरी बैकग्राउंड बिजनेस है, मतलब जो मैंने लर्न इकोनॉमिक्स जी। तो मैंने कहा चलो, वहाँ पे जो बिजनेसेस थे भाई और दूसरे, तो वो कन्वीनियंस स्टोर थे जो ये गैस स्टेशन टाइप, तो फिर वहाँ पे काम किया मैंने। सही। हाँ बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पे काम किया, लोगों को लिफाफे में चीज़ें डाल के दी, मतलब वही सारा जो बेसिक हाँ होता ही है, बिल्कुल सभी करते हैं उसमें। तो वहाँ से स्टार्ट लिया, लेकिन क्योंकि दिमाग में था कि यार ये स्टार्ट है, मुझे अल्टीमेटली कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। तो वो भी बिजनेस बुरा नहीं था जी। आपका ROI बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी अर्निंग ठीक होती चलेगी डे बाय डे और यू नो विद फ्यू इयर्स, बट अल्टीमेटली दिमाग में था कि यार नहीं, कुछ डिफरेंट करना है। लेकिन सर वो ईगो को कैसे मारा जाता है? जो देखें आज अगर मैं या आप अगर देखें, जो बच्चा है हमारा आज का, उसका भी 2 साल का करियर नहीं होता, उसको अगर हम कहें ना ये थोड़ा सा और काम कर लें, तो वो बिल्कुल एकदम कहता है नहीं जी मेरे लिए तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आपने उस ईगो को किस तरह मारा? हाँ, एक बंदा यहाँ स्ट्रगल कर रहा हो ना, कुछ है ही नहीं, वो चला गया इस US जैसी जगह में, तो उसके लिए तो एक जन्नत वाली बात है ना। हाँ देखें, ये बड़ी बेसिक आपकी चीज़ है कि अगर आप इस ईगो को या इस आर्टिफिशियल जो आप चेयरमैन बने हुए हैं, इसको ख़त्म करके लर्निंग जहाँ भी आपने लेनी है ना, सही, आपको ज़मीन पे बैठना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, वो आप इल्म हासिल करना है, आपने कोई हुनर सीखना है, आप कहीं पे भी जाएं, आप हुनर सीखने के लिए जाएंगे तो आपको पहले ताबेदारी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप लर्निंग का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर आप स्टिफ कॉलर और अकड़ के साथ, उसमें आपको नीचे आना ही पड़ेगा। तो जो नहीं आते फिर वो सारी उम्र लर्न करने के प्रोसेस में ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो आपको वो थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। उसमें यकीन करें मेरे लिए इजी नहीं था, जो मेरे सिखाने वाले थे वो बड़े सख्त भी थे। अच्छा। हाँ, मेरी हो जाती थी, यानी वो यार ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ नहीं ठीक, मुझे एकदम यार मैंने कहा यार ये जो बंदा मुझे बोल रहा है इसको मैं अपना चपड़ासी ना रखूँ उधर पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई लिसन, कभी कभी मैं आगे से हो भी गुस्सा वुस्सा कर भी लेता था, बस इसी तरह वो टाइम निकलता गया। लेकिन अंदर अंदर एवरी सिंगल डे आई वाज लर्निंग एंड आई वाज बिकमिंग बेटर नेक्स्ट डे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको ब्रेक थ्रू कब मिली, कितने अरसे के बाद आपको पहली स्ट्राइक मिली जहाँ आपको लगा कि यस आई कैन डू समथिंग और आई हैव अ विजन टू डू समथिंग बिगर? जी अच्छा, अब ये दो चीज़ें हैं। मैंने बेसिकली जो एक मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जो अर्ज थी ना, मेरे हमेशा से गोल जो थे वो बड़े थे, रखता था, पैर ज़मीन पे रखता था। ठीक है ना, और उसको मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करता था कि भी आप बैठ के कि आप देखना कल आपका भाई वहाँ पहुँचा होगा, वो कहानियाँ नहीं होती थी मेरी। लेकिन जब बिल्कुल पक जाती थी कहानी तो फिर थोड़ा सा रिवील करता था, और वहाँ पे भी। तो अब ये स्टोरों के अंदर भी इनकम ठीक थी आपकी जी। लेकिन ये मुझे इसमें लगता था कि यार ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो प्राइड नहीं है अनलेस में 1000 स्टोर हो जाए। ठीक है ना, तो वो इसी तरह करते करते एक हादसा हुआ स्टोर के ऊपर, मतलब एक हमारा बंदा था, उसको रॉबरी के दौरान उसका कत्ल हो गया। अच्छा। तो देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं यार, आई वांट टू डू दैट। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर डिसाइड किया मैंने कि लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। अच्छा। हाँ, उसके अंदर फिर मैंने आउटसाइड के, जिसमें दिन में काम हो, आप 9 बजे से 5 बजे और 9 बजे से 9 बजे को इस तरह की कहानी करें। ठीक है। तो मैंने बेसिकली उस दिन प्रैक्टिकली छोड़ के, क्योंकि अंदर बैठे हुए नहीं होना था, ऑफ कोर्स, छोड़ के फिर मैंने दूसरा, फिर उसके अंदर हमने वो एक जनरल स्टोर टाइप ना, जिसमें डॉलर स्टोर होता था, एवरीथिंग इज अ बक एंड एवरीथिंग इज अ डॉलर, वो शुरू किए। उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू हमें ये हुआ कि जो पहला ही हमने स्टोर किया ना, उसका एक ऐसा चार्म हुआ, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी की थी। सही। तो ऐसा एक चार्म हुआ कि लोगों की लाइनें स्टोर में जाने के लिए बाहर सड़क तक लगी हुई थी। क्या बात है। अच्छा, वो ये मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें आइडियाज़ तो होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का एक जो करम कह लेंगे साथ है, तो उसमें वो हुआ। तो अच्छा, अब वो होने के बाद मैंने उसको एकदम से कि यार ये जो कहानी होगी, मैं तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता था। तो मैंने उसके अंदर फिर एक्सपेडाइट की चीज़ें, वरना तो ये होता कि अगले हफ्ते सारी दुकान ही ख़त्म हो जाती। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो उसको किया। जिन लोगों से मैंने रेंट किया था उनका अपना एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट थी नेक्स्ट डोर। बहुत सारे लोग कहते थे कि यार तुम सुपर मार्केट के साथ ये छोटी सी दुकान खोल रहे हो तो कैसे चलेगी। लेकिन उसका जो एक हमने थीम रखा
कि बाहर ही बड़ी बड़ी प्राइसेस, वो सुपर मार्केट में जो चीज़ $4 की थी हमने उसको $1 की रख दिया अंदर। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे किया आपने? को क्या होलसेल में बल्क खरीदते थे किस? अच्छा, दो लास्ट लीडर्स ना, हमें 20-25 आइटम, मैंने वो ताज़ी किताब पढ़ी थी अपना सैम वाल्टन की, अच्छा कि यू नो अमेरिकन स्टोरी। जी जी जी। तो वो उसके अंदर वो बड़े बड़े सादे लफ्ज़ों में समझाया कि ये आप 20-25 आइटम्स को एज ए लास्ट लीडर लो कॉस्ट लगा दें, लोग उसको लेने आएंगे, लेकिन नोबडी, एक दूसरा कस्टमर भी होगा जो सिर्फ वही उठा के चलेगा। जी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल buy other stuff, and when they leave there will not be any customer who will not give you any profit. हाँ, of course. तो वो उसी हिसाब से मैंने लास्ट लीडर्स रखी और रखे टका के रख के कि जो $4 की रिटेल है उसको $1 में लगाया। अच्छा। लोगों ने कालें कर करके अपने रिश्तेदारों को, यार उधर जाके चेक करो फलां चीज़ इतने किया, वो चीज़ तो वो चल पड़ी वो ना कहानी। फिर मैं ढूंढता था कि इस तरह की कोई चीज़ें जो हाई प्राइस्ड हैं मुझे सस्ती मिल जाएं, ताकि मैं उसको तो मतलब पहले 4 वाली चीज़ 2 में ढूंढ के फिर उसको $1 में लगाना, तो ₹1 नुकसान हो रहा है। जी जी जी। तो अब 10 चीज़ें वो साथ लेके जा रहे जिसमें आपको 50 सेंट प्रॉफिट हो रहा था, एंड ऑफ द डे $4 का प्रॉफिट ही एज ए कस्टमर तो आप दे एंड रहा। अप करते हैं तो प्रॉफिट पे। इसी तरह वो दैट वाज द सेम स्टोरी ऑफ वॉलमार्ट। उसको छोटे लेवल पे हमने लॉन्च कर दिया, डिडंट इन्वेंट अ न्यू व्हील, सेम थिंग। तो वो मतलब वो चल पड़ा। फिर वो जो लैंडलॉर्ड था उसने मुझे उसके जो सुपरवाइजर ने बताया कि यार हमारा भी आपकी वजह से बिजनेस बढ़ा है इधर। दैट वाज अन स्टोरी कि अच्छा आपका भी बड़ा, मुझे था कि कम ना हो गया, ये मुझे निकालने ही ना आ जाए इधर से। फिर मैंने उनके बात की, मैं कहा आपकी तो 40 दुकानें, मुझे हर दुकान के साथ इस तरह जगह दें, मैं तो आपका हर जगह बिजनेस बढ़ा दूंगा। तो ये आइडिया मैंने 1-2 दफ़ा जाके पिच किया उसको। जब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैंने अपनी शीट आगे रखनी शुरू कर दी कि जी आप मुझे ये दें, ये दें, ये दें, ये दें, मुझे अंदर शेल्फें डाल के दें, मुझे फर्नीचर डाल के, ये मुझे रजिस्टर लेके दें, मुझे बाहर का साइन बनवा के दें, ठीक है ना जी। तो यानी लिटरली मैंने बार्गेन करते करते पूरी दुकान सेट उनसे करा के सिर्फ सामान डालना था ना। फिर मैं सामान वाले के पास गया, उसको बोला भी मैं सामान लूँगा, दुकान मैंने सेट कर ली है, सामान तुम डालो, अब मुझे तुम, पहले मैंने दे लिया जो कैश था, मेरे पास कैश कोई नहीं, अब उधार दो। बिल्कुल सही। तो मैंने अगली दुकान विदाउट एनी कैश खड़ी कर दी। क्या बात है। तो इसी तरह फिर देन स्काई वाज द लिमिट, कहीं हमने 35-40, फिर दरमियान में आगे जाके मैंने देखा यार मैनेज करना मुश्किल है, तो लोगों को पार्टनरशिप में लाना शुरू कर दिया। उनके पास भी अगर अच्छा बंदा मिला तो कम भी पैसे में आ जाओ, आधे तेरे आधे मेरी, दरमियान में से कमा के दे देना। सही सही। तो ये एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट था आपका, ये क्या यहीं से जब आप यहाँ से गए उसी वक्त इसकी ट्रेनिंग हुई थी, या वहाँ जाने के बाद आपने इसको फर्दर जो है मेरा ख्याल इधर भी था ना, जब इधर भी हमने जो स्कूल खोला था उसके अंदर मेरा ख्याल को 5 लाख रुपया चाहिए था, हमने लाख में कर दिया था। अच्छा। जो मेरे सारे आवारागर दोस्त हैं उनको बुला लिया, चलो रंग करो बैठ के इधर। तो देखिए आप उस एज के अंदर आपके यार दोस्त आपसे पैसे लेके काम नहीं करते, मुखलिस होते हैं उस वक्त, ठीक है ना। तो किसी को फिर पोस्टर बना के बोल चल तू गली में जाके लगा के आगे खुल रहा स्कूल। तो इस तरह हमने यानी हाथों पैरों से तो काम शुरू किया था। सही सही। आज भी मैं समझता हूँ कि यार दोस्त आपका कोई काम शुरू करें लग जाएंगे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। जो बचपन वाली दोस्ती है वो तो बेलॉस होती है ना, चलते हैं। ये जो प्रोफेशनल दोस्ती होती है इसमें आगे थोड़ा ज़रा काम खराब होना शुरू होता है, लेकिन बचपन की दोस्ती तो सारी बेलॉस है। तो वो हमने किए यूज़ लोगों को। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपका पहला यूएस के अंदर जो जिसको बिजनेस कह सकते हैं, जो आपको स्ट्राइक मिली, वो आपका ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ छोटे छोटे आपके डॉलर स्टोर थे, आप जिसमें एकदम से मुझे हुआ कि आप इसको यकदम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देखिए अब ब्रेक आप उसी को कहेंगे ना कि आप अगर आप बिल्कुल पूरे पैसे बड़े अमाउंट खर्च करके बिजनेस ले रहे हैं तो वो एक ब्रेक नहीं है। ब्रेक ये है कि आपकी कैपिटल कम हो, एक्सपोजर ज़्यादा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दैट यस। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे हम मूव करते गए, फिर मूव स्काई वाज द लिमिट यार। उसके बाद फिर मैंने उसी की होलसेल शुरू कर दी। अच्छा। कुछ जब वो 40 के करीब दुकानें हो गई, मैंने कहा लोगों को मैनेजर हर जगह पार्टनर रख दिए। ठीक है। आई केम आउट रिटेल के बिजनेस से। अब हर बंदा कमा रहा है मुझे देगा। उनको एक ही शर्त है कि तुम माल मेरे से लोगे, मैं आगे जाके होलसेल बन गया। फिर बाहर भी लोगों को बेचा। फिर उसके बाद कि ये जो कन्वीनियंस स्टोर का प्रोडक्ट पहले हम बेचते थे उसकी होलसेल शुरू कर दी। आधी दुकान में उसका माल, आधी का उसका वेयर हाउस के अंदर। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डॉलर वाला जो मामला था वो बड़ा अनऑर्गेनाइज सा था, ये ऑर्गेनाइज था। सही। तो मैंने कहा चलो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया, बेच दिया लोगों को, और इसके अंदर आगे बढ़ गए। फिर अपने ब्रांड्स बनाए। जो चीज़ ज़्यादा बिकती थी उसका अपना ब्रांड ले आते थे हम, जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं वहाँ पे। तो इस तरह वन थिंग आफ्टर अदर न्यू। मेरे अंदर एक ही कहानी थी जो मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट, वो तब्दीली थी। अच्छा, फ़ौरन आप मतलब देख लेते थे कि चीज़ें होने वाली हैं या मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो फ़ौरन ऑब्जर्व कर लेते थे। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा इसमें जब आपने शुरू किया तो हमारा डेफिनेटली
चाहे हम अमेरिका चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, एंड ऑफ द डे हम हैं तो पाकिस्तानी ना। Absolutely. तो हमें सबसे जो आज तक यहाँ पाकिस्तान में 2023 में भी इशू आ रहा है वो ये कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। पार्टनरशिप का नाम जहाँ आता है सबसे पहले दिमाग में 2 नंबरी होती है, अच्छे इसको यहाँ से चूना लगाऊंगा यहाँ से। तो आपने वहाँ जो पार्टनरशिप्स की ज़्यादातर वहाँ गोरों के साथ थी या देसियों के साथ भी की? बेसिकली तो रिश्तेदारों के साथ ही, अपने बहन भाइयों के साथ ही। अच्छा, वहाँ ज़्यादातर सारी आपस में की? आपस में मैंने की ज़्यादातर, थोड़ी बहुत आगे पीछे फिर लोगों के साथ बाहर भी हुई, जैसे वो डाला स्टोरों के अंदर एक्सटेंशन, वो एक एक एपिसोड, एक एक पीस के अंदर पार्टनरशिप थी वो। लेकिन जो ब्रॉडर इन अ पिक्चर इन अ कॉर्पोरेट लेवल जो थी वो आपस में ही थी, अपने मेरे यानी कजन्स, भाई और बहन। तो उसमें कोई डज लगी आपको, कुछ स्टोरी ऐसी नहीं, हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। हम सब की आज भी बिजनेसेस इकट्ठे हैं। वेरी नाइस। कुछ लोगों के कुछ अपने अकेले भी होंगे दरमियान में चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर हमारी आज भी चीज़ें इकट्ठी हैं। आगे बच्चे, हमारी तो अगली जनरेशन खड़ी होगी ना काम करने के लिए। जी जी। तो एक्चुअली हम लोग एक बड़ी यूनिक सी फैमिली है जिसमें पैसा रुपया जो था ना उसने उस तरह डोमिनेट नहीं किया किसी को हम में। हाँ, तो वो रिलेशनशिप, ताल्लुकदारी, और बड़े आज भी हैं, वालदा हमारी, हमारे जो चचा, हमारे फादर, तो वो एक साथ साथ समझाते रहते थे कि यार ये आपने बस पैसे को दरमियान में नहीं लाना, रिलेशनशिप को पहले रखना है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आज आप माशाल्लाह जिस जगह पे खड़े हैं इसमें कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट ने भी बड़ा मेजर रोल प्ले किया? एब्सोल्युटली ना, आपके अपने ही बेशुमार लोग काम में कर रहे होते हैं, फिर यूनिटी के अंदर बरकत भी होती है, किसी एक ही किस्मत का दूसरे को मिल रहा होता है, तो मल्टीपल जो चीज़ें जिसके ऊपर हमारा बिलीफ है और सबका होना भी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप सर हेल्थ केयर सेगमेंट में मैंने देखा आपने बहुत काम किया और बड़े माशाल्लाह जायगेंटिक लेवल पे आप अपना सेटअप लेके गए, उस पर थोड़ा ज़रा। अच्छा, फिर ये है कि एक अब प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं उसके अंदर, उसमें सिगरेट भी हैं हमारे पास जो होलसेल के काम, सिगार्स भी हैं। बच्चे अब साथ साथ हमारे बड़े हो रहे हैं। पहले तो खुद ही तो जनाब वो बच्चों को एक तरफ से आप तरबियत कर रहे हो कि यार ये करना है, ये अच्छी नहीं है, ये इसको पिक एंड चूज। अब उनकी तरबियत हमने अपने हाथों से कर दी कि यार ये देखो जो बिज़नेस के अंदर भी ये नहीं। तो उन्होंने आके जी आप सिगरेट वाला काम है तो आप इसको, आपने बहुत सिगरेट बेचे हैं, अब आपको हेल्थ केयर में पैसा लगाना चाहिए टू ऑफसेट कि आपने ये कितने लोगों को बीमार किया। तो उसमें फिर वो बच्चों की एक मोटिवेशन के साथ हमने हेल्थ केयर के अंदर लगाना एक मामला सोचा कि उसको शुरू कर। फिर डॉक्टर्स बड़े दोस्त हो गए, उन्होंने भी गाइड करना शुरू किया, यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो इस फील्ड के अंदर लगाओ। ये एक यानी नोबल एक एरिया है जिसके अंदर आपको बड़ा गुड फील होगा। तो उसमें फिर किया 2014, वैसे तो 7 में हल्का हल्का लगाना शुरू किया, लेकिन हमें 7-8 के अंदर फिर 4-5 साल सीखने में लग गए। फुल स्केल के ऊपर जब हमने पैसे को उधर इंजेक्ट किया हाई लेवल पे, वो था 14, तो उसको तकरीबन 10 साल हुए हैं। तो देन you know today we have about 3,000 employees in just a healthcare. माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इसमें क्या सेटअप क्या है आपका? क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, MRI यूनिट्स हैं, लैब्स हैं, ठीक है, अर्जेंट केयर हैं, हॉस्पिस हैं, होम हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, बिहेवियरल जो है। तो सारे आपके बेसिकली फ्रंट एंड वाली एक्टिविटीज़ हैं, बैक एंड पे नहीं है, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे नहीं गए आप? हेल्थ केयर की मतलब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं। अच्छा, उस साइड पे नहीं, इवन मशीनरी भी नहीं है, प्रोवाइडर साइड यानी जो सर्विस साइड, फ्रंट एंड पे आ गया। बिल्कुल सही है। तो उसमें आप जब कम्पीट कर रहे होते हैं डेफिनेटली वहाँ तो, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना सेटअप भी बड़ा अच्छा है, तो उसके साथ जब कम्पीट कर रहे होते हैं तो इसको किस तरह से आप रेगुलेट करवाते हैं? अच्छा जी, गवर्नमेंट का जो एज सच अपना जो सेटअप है ना जी, वो बहुत कम है। ठीक है, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के पास ही है, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट सेगमेंट में है। वो जो नॉन प्रॉफिट है उसको लग रहा होता है कि ये गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट फंडेड बट रैन बाय द नॉन प्रॉफिट। तो ये है हेल्थ केयर की कहानी। ओके, अच्छा, उसमें गवर्नमेंट का बहुत कम, जैसे न्यूयॉर्क में इस तरह इधर उधर बहुत कम है। अच्छा, तो हम नॉन प्रॉफिट नहीं है, हम फॉर प्रॉफिट हैं। हमारा डिफरेंस ये होता है कि जिससे हम कम्पीट कर रहे हैं ना वो नॉन NGOs हैं, हम फॉर प्रॉफिट बिजनेस है, हमें उसमें से प्रॉफिट कमाना है। हाँ। उनको कोई केयर ही नहीं है। तो वहाँ पे एक चैलेंजेस तो हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमने तो एंड पे बॉटम लाइन को भी फाइन दिखाना है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि बैंकों के अंदर भी हम अच्छे लगें और आगे भी बढ़ें। दूसरी तरफ उन्होंने तो जीरो दिखाना है। हाँ। तो वो एक कंपटीशन है, उसको दैट्स द क्रिएटिविटी व्हाट वी डू। उसके अंदर आपने उसको बड़ा टाइट शिफ्टें चलानी होती हैं, दैट वी डू दैट ऑल डे लॉन्ग, कोई इशू नहीं है उसमें। सही। सर ये बताइएगा कि इसमें जो मैंने सुना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, US के बारे में 2 एक्सट्रीम पे बात की जाती है कि एक कहते हैं कि जो वहाँ का मेडिकल सेटअप है दुनिया का वर्स्ट 3 है। ऑन द अदर हैंड ये बोला जाता है कि वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है मेडिकल में वो दुनिया का बेस्ट है। तो इन दो में वाकई क्या रियलिटी है?
देखिए जज्बाती होकर लोग वर्ड्स तरीन बोल देते जी, हैं, जी, सच ऐसा नहीं है। मेडिकेयर जो है वो गवर्नमेंट का प्रोवाइडेड इंश्योरेंस है ना, जी। मेरे ख्याल में बेस्ट इंश्योरेंस इज़ मेडिकेयर। अच्छा। हाँ, कभी आपकी कोई भी बीमारी के ऊपर आपको ना नहीं बोला जाएगा, आपको उसके पर लॉन्ग ऊपर किया जाता है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पाकिस्तान से भी वर्स्ट है वहाँ का जो गवर्नमेंट सेटअप है। नहीं, मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी वो Exaggeration? एग्जैजुरेशन है, और कोई ऐसा मिसहैप किसी के साथ हो गया तो उसने बोलना शुरू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा। देखिए हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा अगर वॉक इन करता है और हमें पता चल जाता है इसके पास ना मेडिकेयर है ना मेडिकेड है ना इसके पास इंश्योरेंस है, उसको सेल्फ पे कहते हैं, मतलब ये जी, इससे जी। पैसा मिलेगा कोई नहीं। जी। हम बाउंड हैं ऑथर इसके अंदर कि हम उसको वही सर्विस दें जो टॉप इंश्योरेंस वाले को देते हैं। अच्छा। अदरवाइज हमारे कैंसिल लाइसेंस उतार के ले जाएंगे वो। आई सी। तो मतलब ये सिर्फ हमने फील भी नहीं करा सकते। अच्छा। आप ये छोड़ दें, हमारी किसी नर्स को किसी डॉक्टर को हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये बंदा अनपेड होगा। सही, सही। जिस दिन उसको ये बताएंगे वो खुद ही रिपोर्ट कर देंगे। आई सी। तो आप ये देखें ना कि कितने सख्त उसके अंदर कहानी है कि जो बंदा उसका पता है अंदर आते ही एडमिनिस्ट्रेशन को इसे कोई पैसा नहीं, हम अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर नहीं कर सकते। और कई दफ़ा यकीन करें ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको $10,000 का एक एक टीका लग रहा होता है जो आपको पता है कि ये इसका ₹1 नहीं मिलना, जी। उसका आपका सब्सिट्यूट भी हो, यू कैन नॉट ओपन योर माउथ, आपने वो सारा प्रोसेस करना है उधर। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कहाँ से रिकवरी होती है आपकी, क्योंकि आप ये तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल। बिजनेस है। इसमें ये भी आप जहन में रखें कि ये एक लंबी एक इसके अंदर चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होके आपको अनकम्पनसेटेड जो होती हैं मामले, ठीक है। उसमें फिर आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट ग्रांट्स के अंदर, जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती है, फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ आ भी जाता है। हर चीज़ नहीं आती। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके 10 पेशेंट हैं, उसके अंदर 4 मेडिकेयर के आ रहे हैं, जो आपको डिसेंट मनी आ जाती है। सही। 2 टॉप इंश्योरेंस आ जाती है, वो अच्छे पैसे आ जाते हैं। 2 एवरेज इंश्योरेंस आती है, वो भी चलें ठीक हो गया। और इसी तरह 2 बंदे आपके पास आ गए, कुछ नहीं पे करके जा रहे, टुगेदर एंड ऑफ द डे यू स्टिल इन प्रॉफिट। तो एज ए बिजनेस आप देखते हैं, ना Yes, कि एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप हाँ, देखते हैं। कुछ ठीक हो गया। इसमें सर ये बताइएगा मुझे कि एज ए बिजनेस ऑनर डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को तो उसमें जाके नहीं डिटेल में देखते होंगे, लेकिन बीइंग अ चेयरमैन या बीइंग अ CEO ऑफ द होल ग्रुप, आप क्या समझते हैं कि क्या विजन होना चाहिए, स्पेशली जब आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर प्ले करना चाह रहे हैं? विजन इन द सेंस के देखिए अभी मिसाल के तौर पे मैं जिस तरह भी ई-कॉमर्स के अंदर हूँ, जी जी ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा आसान है नॉलेज ग्रैब करना भी, अपनी टीम तक पास ऑन करना, लीडरशिप स्किल नीचे पास करना है। लेकिन यही मैं अपनी अगर जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है इसको 10 जगह पे फैला लेता हूँ जिस तरह आपने किया जी हुआ जी है। जी। तो एज ए लीडर आप नीचे कैसे नर्चर करते हैं अपने पूरे ग्रुप को? हाँ, इसमें 2 बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो सिंपल बिजनेस है ना प्रोसेस, यानी आपका जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जी। उसका तो एक ही कहानी सही। कि आपने $10 लगाए हैं और आप अगर उसमें से 12 नहीं कमा रहे, ठीक है ना जी, तो फिर आपके अगर 10 ही कमाए जा रहे हैं तो आप अपने खर्चों के अंदर देखें विद इन द लीगल बाउंड्रीज, आप अगर $2 सेविंग करें सही। तो यू हैव टू मेक सम प्रॉफिट इन बिटवीन। फाइनेंशियल तो सेटअप जिधर मर्जी चले जाएं, आप छोटा सा रेस्टोरेंट खोलें या बहुत बड़ा हॉस्पिटल ले लें, आपको फाइनेंशियली तो उसी तरह देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब रहेगी बात कुछ इसमें एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जी। वहाँ पे आपके डिफरेंसेस होते हैं। आप हॉस्पिटल के हेल्थ केयर के बिज़नेस के अंदर आपका एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होता है, और जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है जी। उसमें आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। सही। और बल्कि बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर आपको बेइंतहा एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी। बहुत सारे जगह पे पर आपको एडवर्टाइज़ करने से शायद आप बुरा लगे सही। कि भी आप वाई यू डूइंग दैट। बिल्कुल। तो ये हर फील्ड के अंदर फिर आप उसकी जो स्पेशलिटी के हिसाब से आप अपने लोगों को मोटिवेट कर, बट बिजनेस एंड ऑफ द डे इज बिजनेस। हाँ, ऐसे ही। वो आपको वहाँ पे देखें, इंटेग्रिटी जो होती है, जो आपका नाम है, जी। जो आपका जो ब्रांड है, उसकी जो आपने बेसिकली जो लोगों के अंदर एक बताना है कि दिस इज़ इट, जी। वो तो हर जगह वही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो आप अगर शॉर्टकट मारेंगे तो अच्छा, फिर जब आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये भी आपके ऊपर एक चीज़ हो जाती है कि यार अच्छा, अब सिंस आई केम इन हेल्थ केयर बिजनेस, यकीन करें मैं कोई 5, 7, 10% ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उसको पता है कि बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं, मैं ना बोल देता हूँ। अच्छा। इट डजंट फिट इन द मॉडल कि यार एक तरफ मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। वो एथिकली सूट नहीं करता। I don't, because it's totally, you know, outside my model.
सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह आपको फिर छोड़नी भी पड़ती हैं चीज़ें जब आप एक, क्योंकि जो हेल्थ केयर में एक कहानी ये भी ना कि पैसे के साथ आपको एक रिस्पेक्ट भी है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो उस रिस्पेक्ट के अंदर आप चलते चलते ये ऐसा कोई ग्रे के अंदर प्ले करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो जो आपकी कोर टीम है वो ज़्यादा पाकिस्तानी है या गोरे हैं उसमें? अभी तो ज़्यादातर गोरे ही हैं, ठीक मतलब है। एक जब छोटे बिजनेस होते थे ज़्यादातर पाकिस्तानी होते थे कोर टीम के अंदर। ठीक है। तो सर ये विजन किस तरह से मैच होता है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी और हमारी, या आपका भी वहाँ जाके विजन होगी तो मेंटालिटी वैसे? विजन तो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है। आई डोंट हायर पीपल टू गिव मी द विजन, आई हायर देम टू टेक माई विजन टू एग्जैक्टली वर्क। तो वो तो ऊपर से जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सर्टन चीज़ों के अंदर हम बिफोर वी डेवलप आवर जो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स, वी सिट डाउन, वी ब्रेनस्टॉर्म, फिर समझ में आती है कि नहीं, वही जो कि मॉडल में फिट नहीं होता, फिर चीज़ ही नहीं करते उसको। वो डेफिनेटली आप सब्जेक्ट मैटर जो होता है वहाँ पे उसको करते उससे हैं। आप ओपिनियन लेते लेकिन होंगे। जो बेसिकली एक्चुअल जो मैं आपको एक विजन की बात बता देता हूँ ना। जब कोविड के अंदर आपके पास चॉइसेस थी कि जी बोला कि सब चीज़ें बंद कर दें, जी तो आप बंद कर सकते थे। सही। ठीक है, आपके लिए एक ऐसा भी प्रोटोकॉल आया कि जी आप तो आप हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल तो आप बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों तरफ ले जा सकते थे कि यार ठीक है इसको मैं बंद करता हूँ, कोई नहीं, अभी तो ये नुकसान हो जाएगा। जी। लेकिन आई डिसाइडेड कि हर वो चीज़ जिसमें 1% भी मुझे नज़र आता है कि इसको खोल के हम चला सकते हैं तो उसको चलाओ, हालांकि पता था ये नुकसान में चलेंगी। इसी तरह जब वैक्सीन आई जी तो यू विल बी सरप्राइज, वैक्सीन को लगाने में कोई प्रॉफिट नहीं था। सही सही। बिल्कुल को एब्सोल्युटली आपकी उसकी जो लगाने के पैसे भी आपको जो थे ना नहीं मिलते थे। अच्छा। हाँ, ये बस जस्ट उसका कोई था ही नहीं ना, कोई कोड ही नहीं था कि आप उसको करेंगे कैसे, क्लेम कैसे करेंगे उस पैसे सही, को। सही। तो मुझे सब मेरे जो फाइनेंस टीम आके कह रही है कि ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग आप ले लेंगे क्योंकि यहाँ लग जाएंगी लाइनें और हमें हेल्थ केयर के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेशुमार बंदे ऐड करने पड़ेंगे, इट्स योर कॉल। तो मैंने कहा कौन कौन कर रहा है, पता चला जी 1-2 गवर्नमेंट की जो छोटी छोटी एजेंसीज जो है ना, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ केयर यूनिट होते हैं, बिल्कुल नकम्मे से कहते जी उनके, वो भी उनके पास क्योंकि नॉन प्रॉफिट के पैसे थे तो वो कर रहे हैं, मैं कोई हॉस्पिटल नहीं कर रहा, कहते जी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं कर रहा। देन आई डिसाइडेड आई विल डू इट। क्या बात है। हाँ, हमने फिर अपने जो साउथ ईस्ट टेक्सास के अंदर वी डिड 25% ऑफ द पॉपुलेशन को हमने शॉट्स लगाए। वी पुट मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर के एक्सपेंसेस अपने शोल्डर के ऊपर लिए। लेकिन फिर आपको आगे जाके कहानी बताता हूँ। डाउन द रोड एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने निकाला कि आप फाइल करें आपका उसमें क्या क्या खर्चा आया था, एंड दे पेड एवरी पेनी बैक टू अस। क्या बात है। शाबाश, हमने मुफ्त की ली फिर। हाँ। लेकिन जब उस वक्त हमने उसको एग्जीक्यूट किया था, उस वक्त नज़र आ रहा था कि ये कोई बेइंतहा खर्चा है जो हमें कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस तरह के जब आप कोई बोल्ड स्टेप लेते हैं तो सम टाइम ये आपके लिए ब्लेसिंग भी तो बन जाता है। चलिए पैसा तो आएगी आपको, लेकिन आई एम श्योर कि उसके बाद आपके जो ओवरऑल हॉस्पिटल का नाम है, ये चेन का जो नाम है वो ग्रो कर गया होगा बहुत। देखिए हमने उसमें बल्कि एक नाम रख दिया था हमने कि जी हम शार्ट डिप्लोमेसी करेंगे। सही। कि हम लोगों को शार्ट लगाएंगे और अपना जाते हुए उनके हाथ में अपनी कैटलॉग पकड़ा देंगे कि यार दिस इज। तो यकीन करें वो लोग भी हमसे शार्ट लगवा के आए जो हमारे बिजनेसेस के लिए कॉलें करके कंप्लेंटें करते होते थे कि यार ये कहाँ से आ गया ब्राउन देसी आके हमारे इलाके में काम कर रहा है। अच्छा। वो भी हमसे लगवा के गए। फिर हमें अपने जाके ऑफिस में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो इनके पास पावर थी, जो प्रैक्टिकली डजंट लाइक कि एक बंदा पता नहीं कहाँ से आके हमारे इस टाउन के अंदर आके तो इसने इतना बिजनेस फैला लिया, दे डिडंट हैव लाइकिंग फॉर मी। फिर वहाँ पे वो चीज़ें भी हमने चेंज होती थी कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर इसमें बताइएगा, रेसिज्म का बड़ा शोर होता है जी। रेसिज्म यूएसए में पीक पे है, सारी कंट्रीज़ में ही है। एक तो वहाँ रेसिज्म पहले सुनने में आती थी ना कि जो काले और गोरे की थी, फिर बीच में ब्राउन वाला भी सीन आ गया। तो एक छोटे लेवल पे बिजनेस करने में तो आई एम श्योर कि इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप ग्रो कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, इवन पाकिस्तान में भी इश्यूज आज भी हैं, आपने वहाँ ये इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया? आपने बड़ी अच्छी बात की, खुद ही अपने सवाल का आधा जवाब के भी छोटे लेवल पे वाकई जब तक आपको डिफरेंस मेक नहीं करते, पीपल डजंट केयर अबाउट यू, यार क्या हो चल ठीक है यार लगा हुआ। जब आप थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं और उन लोगों को क्रॉस करके उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो देन दे ओपन अप देयर, यानी वो पटारियाँ खुलती हैं फिर। तो होता है और हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, हमने हैंडल किया है, उसमें नुकसानात भी होते हैं आपको। देन यू बिकम पॉलिटिकल लाइक आई डिड।
फिर आप कहते हैं ठीक है जी, अगर ये चलना ही है तो हम इसको फाइट करेंगे, सही। हम भी यानी इसको फिर उठाएंगे, देन यू बिकम एक्टिविस्ट। बिल्कुल ठीक है। फिर वो पूरी फाइट होती है। लेकिन वहाँ तो लीगल फाइट की जा सकती है ना, यहाँ तो वीगो डाले वाला लीगल सीन चल रहा है। फाइट भी की जा सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक लीगल फाइट का कोई एज सच को फ़ायदा, क्योंकि वो तो बड़ी सालों वहाँ पे साल भी से यही कहानी है। सालों साल से हो रही है लीगल फाइट। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ बताऊँ, अमीर आदमी लीगल फाइट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, आपने एंड ऑफ द डे देखिए एक बंदा है जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो आपको ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है या बकवास कर रहा है, और आपके पास 4 पैसे हैं, तो आप उसके साथ क्या लीगल फाइट करोगे? करोगे भी तो हो सकता है वो उसको कोई वॉलंटियरली अच्छा अटर्नी मिल जाए, उल्टा आपसे ले जाए। तो वो तो आपको इग्नोर करनी पड़ती है। उसकी फ़ाइट आप यही करते हो कि यू डू इट मोर। जिस चीज़ से उनको चिढ़ है उसको और करें, फिर और करें, फिर और करें, उनको उनके गुस्से के अंदर मार दें। सही, बिल्कुल सही। तो आप समझते हैं कि आपने यही किया और इससे आपकी एक्सेप्टेंस फिर होगी उसी सोसाइटी में? लेकिन अब शार्ट्स में तो जब लगे वैक्सीन्स, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो इस तरह के जो कल्पर्ट्स के पीछे लाके इक्वली हमें डिसलाइक करते थे, वो चेंज हो गए सारे। बिल्कुल सही। तो आपने अपना रूम खुद बनाया बेसिकली, अपनी स्पेस खुद बनाई? फिर मैंने तो फाइट किया यार। मैं मसाला कि वहाँ पे जिस एरिया में वो टिपिकल रिपब्लिकन एरिया था, अच्छा, जब मैंने फिर डेमोक्रेट टॉप नॉच लीडरशिप को उधर बुलाना शुरू किया, उससे मेरी और हेट में इजाफा हुआ। अच्छा। अब मैं हिलरी क्लिंटन को बुला रहा हूँ उस एरिया में जहाँ पे 90% रेड है। बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, वो मुझे हार डालेंगे। मेरे घर के बाहर 200 बंदा प्रोटेस्ट कर रहा था जिस दिन मैंने उसको बुलाया। ठीक है। तो वो 200 बंदे में यकीन करेंगे आप, मेरी सेक्रेटरी भी बैठी हुई थी। अच्छा। हाँ, मेरे अपने एम्प्लॉयज़ भी ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल होते रहे हैं कि जिसके अंदर ये काइंड ऑफ अ हेट जो एक मूवमेंट्स होती थी। सही। तो किस तरह से टैकल करते हैं? कुछ भी नहीं, मैं उनको इशारा भी नहीं करता था कि मुझे पता है। अच्छा, यहाँ तो माइंडसेट ये है ना कि अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका अपना करीबी या कोई आपका जो एम्प्लॉय जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसका तो एक डिफरेंस अंदर से ही फील आ जाती है। अच्छा, तो उन्होंने दसांगा तेनों, तो वहाँ इस तरह की कोई कहानी? अगर मैं उसको 10 वाली करता तो उससे ज़्यादा लासूट फाइल होता। ठीक है। हाँ, फिर उसका हल कोई नहीं है मुझे बेसिकली। देन आई एम टेकिंग अ रिवेंज। तो वो उसका हल नहीं था। वो मैंने उसको किसी को नहीं निकाला। जो लगे हुए हैं कुछ जिनके अंदर डिजीज़ हाई लेवल पे थी, वो खुद ही छोड़ के चले गए। सही। जिनकी लो लेवल की थी वो क्योर हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर एक बात मुझे जो है ना, ये इस पे बल्कि मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल आंसर कीजिएगा प्लीज़। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मैं देखता हूँ, मैं 10 साल दुबई रहा, तो वहाँ मैंने इंडियन मेंटालिटी को देखा। इंडियन मेंटालिटी क्या है कि वो छोटा सा एक जो है ना कमरे जितना स्टोर बनाएंगे, बट दे मार्केट इट लाइक कि पूरा शहर ही इनका है। हमारा क्या है, हम पूरे शहर में मॉल बनाएंगे या एक आउटलेट बनाएंगे, बट वी मार्केट इट लाइक अ बड़ा छोटा सा कमरा। इस मेंटालिटी पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने माशाल्लाह एक एम्पायर बिल्ड किया। मैं आई डोंट नो कि आप इसको इंडियन मेंटालिटी का लेबल लगाएं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो दे आर स्मार्ट। मैं तो उनको फिर स्मार्ट, ये गोरा मेंटालिटी है बेसिकली। मैं इंडियन इसलिए क्या, क्योंकि मैंने उनको क्लोजली देखा। हाँ जी। देखिए, ये मैं इसको समझता हूँ कि ये स्मार्ट मेंटालिटी है कि यार यू आर सेलिंग योरसेल्फ फॉर अ बिगर प्राइस। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको एग्जैजुरेट करना चाहिए। सही। लेकिन यार आप अपने आप को अंडर अप्रेज ना करें ना। जो आपकी वैल्यू है उसके ऊपर तो आप लोगों को बताएं ना। इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस के अंदर। बेसिकली मुझे कभी कोई लिखता है ना कि यार आप माशाल्लाह बड़े हम्बल हो। मैं कहा आई एम हम्बल ओनली एट माई हाउस। सही है। आप ऐसा बिजनेस में आके चेक कर ले मैं कितना हम्बल हूँ। सही है। आई एम नॉट हम्बल एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। ओह यस, आई विल पुट ऑल माई प्राइड्स आउट कि यार ये मैं करता हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये चीज़ है। हम करते हैं उसको। यू हैव टू टॉक फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी स्ट्रेंथ आप खुद नहीं बताएंगे तो दूसरा तो कोई नहीं बताएगा। नहीं बता पाएगा। तो ये यस, आपको उसको ये हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपकी बहुत बड़ी कोई निच है और आप नहीं चाहते कि कंपटीशन पड़े उसका कुछ और को, तो फिर आप छुप छुपा के करते रहें। लेकिन मैं तो उसके अंदर भी कहता हूँ कि आप उसके अंदर ऐसे एंगल्स देखें कि आने वाला बंदा जो है वो आपके पीछे ही रहेगा। जी बिल्कुल। आप करें उसको। तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे तो मेरे जो ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताने वाली होती आप लोगों को वो भी बता देते हैं, फिर देन दे स्टार्ट द सेम बिजनेस अक्रॉस द स्ट्रीट। सही। तो करें अक्रॉस द स्ट्रीट। बेसिकली मेरी तो टोटल बिलीव ही है कि वो जो नहीं है शालमी वाली कहानी कि एक ही लाइन में 400 बंदा एक ही चीज़ बेच रहा है। हाँ, तो वो फिर मार्केट बन जाती है। बिल्कुल। पीपल कम फ्रॉम फॉर
डिस्टेंस ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू नॉट स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन। तो लेजी होते हैं वो बंदे जो कंपटीशन से थोड़ा सा करते हैं। इफ सर यू आर नॉट देखिए, ये लेजी, आपने बड़ी वैलिड बात की। मेरा बिजनेस पार्टनर था, हम लोगों के पास ना, हम यूएसए से फ़ोन इंपोर्ट करते थे और दुबई से आगे हम फिर डिफरेंट एशिया के रीजन्स के अंदर देते थे। तो हमारे पास एक शॉप थी, एक छोटा सा राउंड अबाउट था, उस पर 3 कॉर्नर पे शॉप हमारे पास थी। मुझे वो कहता है, पार्टनर कहता है यार चौथे पे भी ले लें। तो मेरी वही पाकिस्तानी मेंटालिटी में, यार दिमाग ख़राब है, कौन लेगा? मैं क्या अपनी चौथी डालनी है? तो उसने क्या बोला मुझे, कहता है देखो अभी क्या हो रहा है, 3 शॉप्स पे प्राइस हमारी अपनी मर्ज़ी से चलती है, चौथा हमें डिस्टर्ब कर रहा है। चौथे पे भी अगर हम बैठ के आगे तो पूरा राउंड अबाउट हमारे पास हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि एक मार्केट आप अपने स्टाइल से चला सकते हो उसको। ये किस चीज़ का काम था? सेल फोन्स का। हम लोग यूएसए से इंपोर्ट करते थे और वहाँ हमारे दुबई के अंदर, दुबई मंगवाते थे और वहाँ से फिर आगे हम इंडिया भी आते थे, कुछ पाकिस्तान भी आते थे, ज़्यादा अफ्रीका जाते थे हमारे। अच्छा, मेरी अपनी ज़ाती राय इसके अंदर जो ये है ना कि अनटिल अनलेस यू हैव एक्सक्लूसिविटी ऑन अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, एक्सक्लूसिविटी इस तरह काम होती नहीं है। आप चारों कॉर्नर भी पकड़ लेना, वो कॉर्नर के अंदर वाली एक दुकान बना के आपके पीछे पड़ सकता है कोई बंदा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये इसको तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि अननेसेसरी पैनिक है ये, कि भी आप सारे कॉर्नर पे हाँ, या तो ये नहीं आपके गैस स्टेशन होते वो सिर्फ बानी कॉर्नर पे सकता है, तो फिर मैं कहता कि जी ठीक है आपने बड़ा अच्छा किया। सही। अच्छा, लेकिन इस तरह की जो शॉप्स हैं वो तो कॉर्नर से हट के 3 छोड़ के भी बन सकती है। नहीं, इसमें पॉइंट ये है कि देखिए वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना, 2 या 3 होलसेलर बैठे थे। उस एरिया में हम अकेले ही थे, तो वो जो शॉप्स पे रिटेलर भी आते थे ना, वो हमारा ही माल पड़ा होता था। आई सी, लेफ्ट राइट की शॉप्स पे, उसमें आप ऊपर नीचे करके भेज दें। हाँ, तो अब एक ही जगह पे जो है ना डिफरेंट प्राइस है, दूसरी जगह पे डिफरेंट है, तो वो एक काइंड ऑफ कह लें कि हमारे पास ही थी पूरी मार्केट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि जब आप मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से भी कुछ टैक्टिक्स लगाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द, जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो फर्दर डाउन करने नहीं, वो एक रिटेल का कस्टमर है, वो मार्केट ख़राब कर रहा है एक बंदा, तो रेदर बाय करो और उसको बंद कर दो। बिल्कुल। ये कोका कोला स्टाइल है। मतलब दिस इज व्हाट कोका कोला देखता है, यार ये बंदा अभी छोटा सा है, ये बड़ा होकर नुकसान पहुंचाएगा, उसको खरीदते हैं और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोका कोला ने ये ड्रिंक का ब्रांड खरीदा है, 2 दिन बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको शट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें सर आप क्या समझते हैं कि हम क्यों अपने आप को मार्केट नहीं कर पाए? क्या हमारी इंस्टीट्यूशंस में, हमारे कारोबारी इदारों में ये चीज़ सिखाई नहीं गई, या हम वैसे ही चाहते हैं कि कुछ पता ना चल जाए, अम्मी गंदी नज़र लग जाएगी? ये बड़ी अच्छी बात, भी एक मतलब बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। नजर ये भी एक चलता है हमारा कि नज़र लगने वाला। और मेरे साथ ट्रस्ट मी कि मैं इस एज के अंदर भी मेरी अम्मी यही कहती है कि पुत्र ना ज़्यादा बोलिया कर। तो मतलब ये तो एक एलिमेंट है जो आपको मुसलसल रखता है। और ये नज़र वाली कहानी किसी हद तक इसमें सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई है। तो लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, नज़र बचा लेगी आपको, आप करें। हाँ, इसमें मैं यही कहूँगा कि हमें एक एजुकेशन होनी चाहिए कि हाउ यू कैन बेसिकली अपने आप को ब्रांड को ऊपर लगा। ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं ना एंड ऑफ द डे, कि पीपल डोंट बिलीव इन डूइंग ब्रांडिंग। हम लोग तो बेसिकली देखिए बहुत सारे ब्रांड में आपको यहाँ पे नाम लेके बता सकता हूँ कि वो टॉप नॉच ब्रांड थे, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की। और दूसरे नंबर वाला ब्रांड जो था उसने ब्रांडिंग करके 400 दुकानें खोली। हाँ जी। वो पहले वाले को जानता भी कोई नहीं, नंबर 1 को। बिल्कुल ऐसे ही। ये 400 चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे टॉप ऑफ माय हेड है जो यहाँ पे बेतवजह। तो वो ब्रांडिंग ना करने की वजह से अगली जनरेशन जो है वो उसको उस तक पहुंची नहीं वो चीज़। एक तो ये वो चीज़, और दूसरी ये भी एक हम्बलनेस कि किसी एक लोकेशन है और भाई उसकी फ्रेंचाइज निकालो, अगर इतनी कामयाब चीज़ है तुम्हारे पास क्यों नहीं निकालते फ्रेंचाइज? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखें बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह खाने के लाहौर में इस वक्त तो मैं समझता हूँ खाने के अलावा वो काम हो ही नहीं रहा। खाने के बहुत बहुत बड़े ब्रांड है सर, पिछले अरसा 20-40 साल से बैठे हैं जी, एक ही छोटी सी खुड्डा लेके बैठे हैं। आई एम हैप्पी विद इट, ठीक है, वो अपने स्टाइल में चली जा रहा है। ये नहीं कि उसको भाई 40 ब्रांचेस में ओल्ड फैशन है, दिस इज ओल्ड फैशन। फिर लोग किसी हद तक देखें, ये एजुकेशन, एक्सपोजर और माइंड सेट है। बंदा जो एक दुकान लेके बैठा है ना, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप थी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर आगे बढ़ने का एक लिमिट थी। और उसने कहा ये मैं हैप्पी हूँ, मेरा टारगेट इतना था पैसा, और बस आई एम ग्लैड विद दैट।
सही। अच्छा, लेकिन अब अगर उसको कोई एजुकेट किया जाता है, वो समझता है कि मैं अगर 4 दुकानें खोलूँगा तो मुझे पता नहीं चारों पे जाके बैठना पड़ेगा। भाई आपने टीम बनानी है, उसके बाद हाँ। आपके रीजनल मैनेजर बनने हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनने हैं, वो टीम आपके लिए काम करेगी। बल्कि आज आप अगर एक दुकान के ऊपर खुद काम कर रहे हैं तो मरने तक काम करेंगे। और अगर आप उसमें 10 एक कर और चीज़ लेंगे, भी आती है ताहिर भाई, बड़ी ना वो अक्सर बोला जाता है गले पे कौन बैठेगा। हाँ हाँ, ठीक है, और रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आज भी हमारे इवन बड़े पढ़े लिखे जो ट्रस्ट नहीं बच्चे करते चला रहे ना। हैं, हाँ ट्रस्ट अच्छा, नहीं ये कर चीज़, इस तरह के मॉडल आपको अमेरिका में भी मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन एंड इस तरह की चीज़ों का कोई इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आपने टीम बिल्ड नहीं की। आप जब आपके घुटने जवाब दे गए तो वो काम करने वाला बंदा कोई नहीं है। आपकी अगली जनरेशन बोली यार ये तो ओल्ड फैशन है, मैं इसको आता ही नहीं। उन्होंने उस वक्त तक कुछ और कर ही लिया। सर अब यकीन करें, मुझे एक चीज़ देखे ना बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है ना, आप घूम फिर भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। सर शालमी की आपने बात की, शालम मार्केट के अंदर, कराची सदर मार्केट के अंदर, पिंडी में भी बेतहाशा आपको करोड़पति अरबपति लोग ऐसे मिलेंगे जो लाहौर से कभी बाहर नहीं गए, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठे, बड़ी हद की तो एक घर अच्छा बना लिया, घर में गाड़ी अच्छी रखी हुई है, उसके ऊपर लोहे का कपड़ा डाल के उन्होंने बंद की हुई, क्योंकि शालम मार्केट में वो लेके नहीं जा सकते। सर ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा तो नहीं है। लतीफ़ा सुनाओ इस पर। सुनाए सर, बिस्मिल्लाह। एक बंदा था, बड़ा अमीर आदमी ना, तो वो गोश्त की दुकान पे गोश्त लेने गया, तो उसको कहता यार 2 किलो गोश्त दे दो मुझे और 1 मुर्गी दे दो। पीछे से एक बंदा डाले के अंदर आता, अंदर से निकलता नहीं है। ठीक है। उसको कहता है यार 2 बकरे मुझे दे दो और 10 मुर्गियाँ कर दो, ये डाल दो वो डाल दो, जो भी तितर बटेर करके, तो मैं अभी थोड़ी देर में वापसी भी लेता हूँ। चले गया। उसने कसाई से पूछा उसको कि यार ये कौन साहब हैं, क्या कारोबार है? कहते ये इनका कारोबार कुछ नहीं है, इन्होंने 2 बेवा ख़वातीन जो बड़ी अमीर थी जी, उनके साथ शादी की है, ठीक है। और उनके कारोबार को ये बस मैनेज करते हैं और बस अपना अच्छी लाए। कहता अच्छा यार ऐसा करो 2 बकरे मुझे भी दे दो और ये कर दो। घर गया, बीवी ने पूछा यार ये इस दफ़ा आज इतने सारा आप माल ले आओ। कहता ये मैंने कहा अपना पैसा मैं खुद ही इंजॉय करूँ, इससे पहले डाले वाला आ जाए। क्या बात है। तो बस उनको भी ये सोचना चाहिए इससे पहले डाले वाला आ जाए, आप खुद एंजॉय कर लो। वो कहते हैं ना कि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको खर्चना मुश्किल है, और ये भी अल्लाह की खास ब्लेसिंग ही होती है कि सर अगर आप पैसा कमा के खर्चने से अपने कम पे नहीं लगा लें, खर्चने नहीं से कम होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर आप अपने पे, अपने बीवी बच्चों पे, ये सुन्नत भी है नहीं, ये बेस्ट जो कहते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है जो आप अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारे आपके सामने हैं। बल्कि उसके बाद जो आप सदका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला इतनी प्राइड है आपको, बिफोर यू थिंक आपको वापस आता है बेशक। तो ये मतलब वो एक चीज़ें हैं, लोगों को कुछ को समझ आ जाती है, कुछ को नहीं आती, दिस इज़ देयर लाइफस्टाइल। लेकिन अगर देखिए आप जो चीज़ें हासिल करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं ना, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ इजी करने के लिए कर रहे हैं। आप बिजनेस, देखो बिजनेस को तो आपने कंट्रोल करना ना। जी। जिस दिन बिजनेस ने आपको कंट्रोल कर लिया देन यू आर लूजर, ऑफ कोर्स। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको तो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है ना। ऐसे ही है, जो दुकान पे नहीं जावांगे जो सेल नहीं होएगी तो सारा दिन सारी जिंदगी उनकी नहीं, ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है कि आपने सुबह की सैर के लिए कुत्ता रख लिया है, तो कुत्ता आपको ले लेकर घूम रहे तो पता चले 2 दिन बाद वापस आ रहे हो, यार मैंने इधर ले गया उधर। अबे यू नीड टू कंट्रोल इट ना। ऑफ कोर्स। अगली सर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा ना, टीम मैनेजमेंट की, जो कि डेफिनेटली आज माशाल्लाह जो आपने एम्पायर खड़ा किया है उसमें जो एक पिलर्स का किरदार अदा करती है वो आपकी टीम होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो छोटा बिजनेस हो बड़ा हो, बल्कि यहाँ उससे पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब आपका बिज़नेस छोटा होता है आपकी मुश्किलात कम है, जैसे ही बड़ा हो जाता है मुश्किलात ज़्यादा हैं। बाहर मेरे हिसाब से जो जितना मुझे पता है कि उल्टा है कि जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हैं आपके लिए आसानियाँ पैदा होने लग जाती है, छोटे बिजनेसेस में मुश्किल है। टीम को किस तरह से सर आप देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो किस तरह से लीडर्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ख़ास तौर पे मैं अपने बिज़नेस की बात करूंगा, क्योंकि जो सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस है ना उसका सबसे टफेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो HR होता है। HR है। अच्छा, अब वो HR के अंदर मैं कहता हूँ हम जितनी मर्ज़ी उनको क्रिटिसाइज़ करें, जितना मर्ज़ी उनकी तारीफ़ कर देना, वो बेचारे हर वक्त रहते बिहाइंड ही हैं। क्योंकि आपने बंदे, और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर बंदों की भी कमी है, और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ सब की कमी है। जी। उसके अंदर आपको टैलेंट ढूंढ के लाना है, उसके अंदर आपको टीम बिल्डिंग करनी है ना, तो वो एक टफ़ डील है। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे आपको मेंटेन तो करना पड़ता है सब हाउ। कभी आपको
ज़्यादा पैसे ऑफ़र करके बंदे लाने पड़ते हैं, कभी साइनेस बोनस करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन किस इरा। देखिए एक टीम होती है आपकी कोर टीम जो चीज़ों को चला रही होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो मैनेजमेंट के लोग जो बिज़नेस को भी समझते हैं, आपको भी समझते हैं, और उसके बाद वो फाइनेंस को भी समझते हैं। अच्छा, वो उन लोगों को अगर 2-3 चीज़ें आपने अगर नहीं की, देखें कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं आपकी टीम को ना, व्हाई वन वुड वर्क फॉर यू, सिंपल सी कहानी है ना। उसके अंदर सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो यह है कि आर दे मेकिंग द राइट पेरोल, राइट रिटर्न ऑन देयर मनी, डू दे हैव एनी एम्पावरमेंट और रिस्पेक्ट कि लीडरशिप की आप उनको, अगर वो है तो उनको आप देते हैं उतनी कि वो सिर्फ आपको ऊपर से ऑर्डर टेकर्स ही हैं। ठीक है ना, आपको डिपेंड है आपने लीडर्स लगाने का, ऑर्डर टेकर्स लगाने हैं, मैनेजर को लगाना का, लीडर को लगाना। दूसरी चीज़ आपकी वो है। तीसरी चीज़ जो है कि फ्यूचरिस्टिक, वो बंदा अगर अपना फ्यूचर नहीं देख रहा आपकी कंपनी के अंदर, तो वो फिर मसलसल बेटर चीज़ ढूंढ रहा होगा। आप इन 3 चीज़ों को कवर कर लें, बंदे आपके 20-20, 30-30 साल आपसे जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। जब उनको उधर ही तरक्की नज़र आ रही है, उधर ही बेटर फ्यूचर नज़र आ रहा है, उधर ही उनको एम्पावरमेंट। मैं आपने एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ, मेरे जो कोर बंदे हैं ना ऊपर, उनको मैंने अक्सर पूछता हूँ कि यार तुम क्यों मेरे पास क्यों जॉब क्यों नहीं छोड़ते? पैसा है दूसरा, पता क्या, यकीन करें पैसे से भी ज़्यादा उनको जो चीज़ इंजॉय करते हैं वो एम्पावरमेंट। क्या बात है कि मैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करता हूँ, मैं अपना बॉस हूँ, और मुझे आप छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जाके अप्रूवल लेनी पड़ती। ठीक है, तो आपकी पाकिस्तान में भी टीम है, पाकिस्तान में भी 600-700 लोग हैं शायद आपके पास, काफ़ी लोग हैं। तो सर यहाँ पे और जो वहाँ की टीम है, दोनों में जो आपका विजन है, लगता है कि सही तरह से सेम ही चल रहा है? क्योंकि मुझे जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान के ज़ाहिर हम यहाँ बैठे हैं, लोकल मार्केट में इस वक्त जो नई एक रेस स्टार्ट हो गई है, बच्चा इतना ज़्यादा बेसब्रा हुआ है, उसको नहीं विजन चाहिए, उसको नहीं करियर की ग्रोथ चाहिए, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, वो 10,000 5,000 के लिए स्विच कर जाएगा नई जगह पे जॉब। अच्छा देखें, आपको ना हर जगह पे टेम्परामेंट को देखते हुए, अपनी माहौल को देखते हुए करना। आप कहें कि मैं वो उसी तरह उसको लेकर के चलूँ। अच्छा, यहाँ पे भी हमने एक काम किया, जो काम शुरू किया ना, लोगों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें ये हम ज़्यादा देते हैं। सही। अच्छा, बोनसेस देते हैं उसके अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर मैं बिलीव भी करता हूँ। और ये अच्छा, लेकिन अभी भी एक थोड़ी सी कहानी है कि जो अल्टीमेट बॉसेस हैं ना, वो उधर ही बैठे हुए हैं इनके। ठीक है, तो ये 100% सेल्फ रैन बिजनेस हमारा यहाँ पे नहीं है। वो अमेरिका में ही बैठे हुए हैं जो इनकी जो अल्टीमेट ऊपर डिसीजन मेकर है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कुछ लोग इस पे जब हो जाएंगे डेवलप, तो फिर हम इनको इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो, तो वो फिर ये है कि वो संभाल लेते हैं यहाँ पे मामला। तो मैं फिर भी एक चीज़ बताऊँगा कि आपका जो बंदा यहाँ से छोड़ दो, एवरी वंस वाइल आपको एक बंदा मिल जाता है जी। वो बंदा ऐसा मिलता है जो आप कहते हैं कि यार ये आप कामयाब बंदे हैं, तो आपको नज़र आया था ये टिकने वाला बंदा नहीं है। जब क्यों नहीं है टिकने वाला? क्योंकि वो खुद वही है जो आप थे किसी ज़माने में। बिल्कुल सही है। उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल, उसके अंदर वो कीड़ा है, तो आप उसको पहले से पार्टनरशिप में रख लो। तो हमने ये दोनों चीज़ें ओपन है हमारी। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरियल के देखते हैं लोगों को, उसको 2%, 3%, 4%, 5% पार्टनरशिप दे देते हैं। ठीक है, कंपनियों के अंदर। फिर कहाँ जाएगा वो? हाँ, ताकि उसकी लॉयल्टी भी बनी रहे साथ और टिका भी रहे। और साथ में हम, क्योंकि वो पैसे कोई नहीं डाल रहा, तो उनका तुम्हारा पार्टनरशिप उसी वक्त तक है जब तक वो इधर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर नहीं करोगे तो पार्टनरशिप जीरो हो जाएगी बैठी। हाँ बिल्कुल सही है। देन पीपल उनको भी पता है कि लंबा अर्सा फिर चलते हैं। सर आपका टिपिकल जो डे है, ये मुझे ना किसी ने बल्कि बोला था कि यार आप अपने जितने भी बिजनेस से रिलेटेड गेस्ट आते हैं ना, उनसे ये सवाल लाजमी पूछना है आपने। तो आज पहली दफ़ा मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, आपका टिपिकल डे कैसे स्टार्ट होता है? हाँ, मुझे ये अभी आज तक नहीं समझता कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। सही है। हाँ, क्योंकि बड़े एपिसोड सारे। तो बेसिकली मैं फिर भी सुबह जो एक अलार्म लगा के औखे सोखे होके नमाज के लिए उठना, पढ़ के फिर सो जाना। सही। हाँ, और उसके बाद फिर मैं बड़ी मच वही कोई 9:30 10 के करीब उठ के रेडी होके 10:30 के करीब कभी 11 भी हो जाते हैं, मैं फिर निकलता हूँ। ठीक है। अपना जो भी मेरी पहली अपॉइंटमेंट होती है वो तकरीबन 11, सवा 11, 11:30 करीब। कभी भी मैंने अपने जो ऑफिसेज़ हैं कोशिश करता हूँ अपने ऑफिसेज़ अपने। अच्छा, मेरे मतलब आप वो एक बातों में कभी हुआ कि मैं मल्टीपल घरों में रहता हूँ।
अच्छा हाँ, तो ये भी एक अपना एक कस्टम कहानी हमने की है ना कि एक घर है आपका पर्टिकुलर, उसके साथ आपका ऑफिस है। फिर बाद में डिसाइड किया यार बहुत बोरिंग हो गया एक ही जगह रहते हुए, ह्यूस्टन में जाके घर ले लिया। यार अब इधर घर ले लिया तो ऑफिस उधर है, तो एक उधर भी ऑफिस बना दिए। सही, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने एक अपने ही कस्टम बिल्ड की चीज़ें कि यार इस तरह मुझे, तो अब मैं जब आज 2-3 दिन पहले आपका अगला दिन जब सेट हो रहा है आपकी जो मीटिंग है, आई डोंट पुट मोर देन 2 या 3 मीटिंग से ऊपर मीटिंग नहीं रखता। अच्छा, और आधे घंटे से ज़्यादा का मीटिंग में, उसके बाद तो सोशलाइजिंग ही होती है फिर वो। अच्छा, तो आधे घंटे, तो ये तो टिपिकल अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी डिफरेंट होती थी चीज़ें। सो प्रिसाइजली यू सिट इन सिंगल ऑफिस इन अ डे, ऐसा नहीं किया नहीं 2 घंटे मल्टीपल इधर बैठे 2 घंटे उधर, अभी क्योंकि जूम के बाद आपने कहाँ जाना है सर? लेकिन नहीं, यहाँ पे कीड़ा है अभी भी। यहाँ पे नहीं, जो नहीं। हमारे वो है मेंटालिटी वाले हैं ना, उन्होंने जब तक वो 10 ऑफिस में घूमेंगे नहीं ना, डे मुकम्मल नहीं होता। नहीं, वो नीचे वाली रिजीम जो है, अच्छा वो भी 10 में नहीं जाएंगी। देखो एक चीज़, मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं ना, उसकी अपनी अपनी टीम है। ठीक है। जो कॉर्पोरेट टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से वो, अच्छा उनको भी जाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपके एक उधर जाके एक लियाज़ांस बनाए हुए हमने, वो रोज़ाना जाते हैं उधर और कॉर्पोरेट ऑफिस में आकर रिपोर्ट करते हैं कि जी वहाँ पे ये चीज़ें ऑल इज़ वेल। ठीक है, सही ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो आपके CFO CEO जो इस तरह के जो लोग हैं, वो कभी कहते हैं यार आज मैं वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा, इस पे भी हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर सरप्राइज विजिट्स बंद करा दी। ठीक है कि वी डोंट वांट टू पुट पीपल इन पैनिक। बिल्कुल। जो अचानक एक बहुत बड़ा आपका जो CFO उठ के जाके छोटे छोटे बंदों को परेशान कर रहा है उधर ना, तो उनको पहले से बताया कि ये आप उनको बताओ कि हम आ रहे हैं। ठीक है, कोई सरप्राइज विजिट की जरूरत। देखिए आपने लोगों की ना वो जो मोटिवेशनल चीज़ें नीचे नहीं आने देनी, उनको एंगेज करें आपको, उनको ये नहीं बताना कि हम छापा मार रहे हैं। हाँ, सही है, सही। उनको बताना आप अपने मालों को भाई, दैट्स योर बिजनेस है, हम वैसे ही आ रहे हैं आपसे पूछने के व्हाट वी कैन डू विद। बल्कि वो आप बेहतर आपके लिए तैयारी करके बैठे, जरूरत ही नहीं ना, उसका अपना सुपरवाइजर है वो। आप नंबर्स देखें, अगर आपके नंबर ठीक है, आपकी कंप्लेंट नहीं आ रही है, आपकी कस्टमर सर्विस के ऊपर आपको अच्छा, आपकी गूगल व्यूज बेहतर हैं, यही है ना। अब क्या आपने टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, ROI, गूगल व्यूज, रिटर्न, तो फिर उसके बाद आप वहाँ जाकर के क्या फोटो खिंचानी। बिल्कुल सही। एक ज़ाती नौयत का सवाल पूछ लूँ, बुरा ना मनाए तो, क्योंकि ये हमारे ऑडियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने थोड़ा सा ना एक मिस्ट्री बीच में क्रिएट कर दी। आपने कहा मैं मल्टीपल घरों में रहता हूँ, तो मल्टीपल घरों का जो मतलब लिया जाता है ना कि आपने शादियाँ भी ज़्यादा की हुई है। नहीं, एक ही शादी है, शादी एक ही है। अच्छा, तो हमारी एक ही भाभी के साथ आप मल्टीपल घरों में जाते हैं। हमारा घर होता था छोटे एक शहर के अंदर। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड हमने डिसाइड क्या यार ये बड़ा बोरिंग सा नहीं हो गया इधर, कोई फंक्शन नहीं है, कोई क्यों घरों के अंदर ही। अच्छा, फिर मैंने ह्यूस्टन में डाउनटाउन में एक बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग के अंदर पेंट हाउस खरीदा। ठीक है। हमने वो बनाया कि हम वीकेंड के ऊपर उधर जाके, तो फिर वीकेंड में एक और दिन डाल दिया, तो 3 दिन उधर रह रहे हैं, फिर उधर रह रहे हैं। अब 2 महीने के अंदर हमने कही 10 दिन के लिए हम लाहौर में घर है, उधर जाके रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमें ना प्रोसेस के इस्लामाबाद में घर बनाना है हमने, हम 5-10 दिन इस्लामाबाद में रहा करेंगे। तो दिस इज़ हाउ अच्छा, अब मुझे वो जो घर क्यों बनाया उसकी भी एक मैं रीज़न बताता हूँ कि आप होटल में भी ठहर सकते हैं, लेकिन होटल में ठहरने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है कि यार मैं निकलूँगा, 2 जोड़े कपड़ों के लूँगा, पहले बुकिंग डालूंगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। अच्छा, फिर आप किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते अपने घर पे। तो मैंने कहा नहीं यार, उधर के कपड़े उधर पड़े हैं, उधर का। अच्छा, अब इससे ये हुआ कि हमारे जो आपकी जो कपड़ों का और जूतों का और वो 4-4 सेट हो गए हर जगह तो पड़े हुए। तो लेकिन क्या है कि इसको हमने फिर इंजॉय बड़ा किया। आपका लैंडस्केप चेंज हो गया। एक जगह पे आप बहुत बड़े घर के अंदर रह रहे हैं, दूसरी जगह पे टॉप ऊपर से बिल्डिंग में रह रहे हैं और रात को नाइट लाइफ पीछे, और आप डिनर कर रहे हैं पीछे, आपका सीन चेंज हो गया ना। तीसरी तरफ आप पाकिस्तान में आ रहे हैं तो आपका इधर सीन चेंज हो गया उधर। तो फिर हम दरमियान में भी घूमते शुमते रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू वांट टू चेंज योर सीन। सर, आप सही अमीरों वाले शश के एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली। नहीं, ये मिडिल क्लास वाले कह सकते हैं ना सर, जोड़ा जी तेरा करो है। अगर मिडिल क्लास है तो फिर अपर क्लास केड़ी है। अभी वो उधर जाने अच्छा, जाने अभी, चले जी, अल्लाह ताला आपको ज़रूर लेके जाएगा। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेशंस पे आप घूम फिर रहे हैं, तो बिजनेस में थोड़ा होता है ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, या मैनेज होती हैं, ऑटोमेशन की हुई है? नहीं, मैं अभी बेसिकली सीधी बात बताऊँ ना तो अब आपके पास बैठा हूँ इतनी देर से कोई फ़ोन आया? नहीं, कोई नहीं। तो फिर तो फ़ोन मुझे जब आएगा तो बड़ा सीरियस होगा। सही। हाँ, तो उसके वैसे भी मैं बेल बंद ही रखता हूँ। मैं अगर दुनिया का कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जिसको आधे घंटे बाद नहीं सुना जा सकता। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है ना। तो मेरी भी अब मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ तो मेरे लिए ये इतनी यशी तो है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कॉल रिटर्न कर लूँ फिर उसका। तो अब 2 चीज़ें हैं, ये आपने
ट्रेंड करना है। मैं बिल्कुल आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने घर में को पेट को नहीं ट्रेंड कर लिया कि आपने उसको कहाँ पे उसने बैठना है, मेहमानों के आने पे उसने क्या करना है, चीखें मारनी है कि उसको वेलकम करना है। ये आपके एम्प्लॉयज़ को आप डिपेंडेंसी के ऊपर डाल देंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कालें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, शुरू में मैं इस तरह के डायलॉग बोलता था, लेकिन अब तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मुझे कॉल आ गई, मैंने कहा यार लिसन, इफ़ यू वांट मी टू डू योर वर्क देन आई नीड टू टेक योर पेरोल। गेट इट डन। बिल्कुल सही है। समझे ना कहानी? बड़ी प्यारी बात की आपने। सादी सी कहानी है ना कि भैया आपका काम है, टेक योर पेरोल। तो फिर उसको समझ में आ जाती कि ये मेरा काम है, मैंने करना है। फिर आप आते हो इस अय्याशी के अंदर, जब तक आप उनको कराते हैं। आपको डाटा ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, उसमें फिर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने टारगेट, आपकी बजटिंग होनी ज़रूरी है ना। जब ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो ये अय्याशी उय्याशी नहीं मिलेगी आपको। बजटिंग आपकी स्पेंडिंग बजटिंग ही नहीं है, आपने बजटिंग, आपने अर्निंग बिजनेस बजटिंग भी करनी है कि आपने यहाँ तक बढ़ाना है, आपने आगे यहाँ बढ़ाना है, यहाँ जाके आपने रोक देना है। आपने टोटल कंट्रोल करना है अपनी चीज़ को, आपने ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपको पेन दे सकती है। ऐसे ही है। जब ये सारा करें तो फिर साथ साथ आपने उनके बोनसेस सेट कर देने। यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे, आपका ये बोनस इधर लिख लिया गया, यहाँ से यहाँ जाएंगे, आपका ये लिख लिया गया। कई दफ़ा फिर आप देखते हैं सिस्टम में आप चीट हो रहे हैं तो अगली दफ़ा आपने उसको फिक्स भी करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, बिजनेस है। अगर मैं इसको सर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे जो चीज़ लगी है, जो हमारे यहाँ की लोकल मेंटालिटी में, जिसको हम स्टेट मेंटालिटी आम जुबान में कहते हैं, उसमें और आपकी मेंटालिटी में जो फ़र्क लगा है ना, आपने पावर डेलीगेशन की हुई है, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हुई है। यहाँ हमारे यहाँ 2000-3000 एम्प्लॉयज़ होंगे, लेकिन साइन जो है वो सेठ साहब ने खुद करने हैं। छोटी छोटी चीज़ों की अप्रूवल सेठ साहब ने खुद देनी है, तो शायद वो वजह कि ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, मेरा काम पता है क्या है टोटल? आपको ये बताता हूँ कि मेरी जॉब क्या है अदर देन नंबर्स को वॉच। ऐसे ऑनेस्टली अभी मैं नंबर्स भी वॉच नहीं करता। अब मैं अपने बेटे को लगा तू नंबर वॉच कर, मेरे साथ वो डिस्कस कर जो हमारे बजट से आगे पीछे हो गया। वो भी अगर तुम फिक्स कर सकते हो तो मेरे साथ डिस्कस नहीं कर। अच्छा, अब मेरे पास जो मेरी एंड ऑफ द डे मेरा कहानी क्या रह गया, कंधे पे थपकी देना, बस। क्या बात है, क्या बात। इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने अपना ओपनली सब जो टॉप एग्जेक्टिव्स है ना, कि यार जब तुम कोई बहुत तगड़ी हिट मारो ना, वो मेरे साथ शेयर करो। वो फिर शेयर करते तो मैं फिर उसको कहते हैं वाओ, वो जो वाओ है ना, दैट्स माय जॉब। वो लिफ्ट कर देता है, उसकी मैं पे लेता हूँ द बिगेस्ट पेरोल बाय saying wow, that's it। क्या बात है। कुछ और काम नहीं मेरा। हर बिजनेसमैन इस उस पे जो है ना मुकाम पे पहुंचे जहाँ पे वो वाओ कह सके। That's it। सर लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपने एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह आपने भी वही कुछ किया जो एक कामयाब बिजनेसमैन यहाँ पे भी कर रहा है, इवन यूएस में भी होता है, कि एक सक्सेस जब हासिल कर ली उसके बाद आपने सियासत में कदम रखा। इसमें 2 डिफरेंट वर्डिक्ट हैं। एक, कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई जब कामयाबी मिल गई ना, इस डर्ट से दूर रहो, बिकॉज इट्स अ डर्टी गेम। चाहे वो कहीं पे भी हो, सियासत को हमेशा डर्टी गेम ही समझा जाता है। दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं भाई, अब सक्सेस मिल गई, अब इसको अगर सस्टेन करना है या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो यू नीड टू हैव योर हैंड्स इन द पॉलिटिशियन। तो आपने किस वजह से इसको ज्वाइन किया? बड़ी सादी सी बताता हूँ एक बात। किसी ने बड़ा खूबसूरत बोला था, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टेबल देन यू आर पार्ट ऑफ अ मेन्यू। क्या बात है। अब आपने डिसाइड करना है कि कोई बंदा आप टेबल पे बैठा और आपके लिए डिसाइड करके आपका क्या किया जाए, या आपने टेबल पे बैठ के डिसाइड करना है कि आपका क्या किया जाए और साथ में बाकियों का क्या किया जाए। हाँ। आपकी डिसीजन है। आपको जो आपका माइंड, आपकी जो अना, जो आपकी एक प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट एंड ऑनर बताती है वो आप कर लें। बिल्कुल सही है। सीधी सीधी कहानी है। तो ये जो बेसिकली जो मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ इसके अंदर कि देखें आप मुझे जिस रास्ते से बताएंगे ना उस रास्ते से मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। आप बोलेंगे रिलीजियसली आओ, मैं उधर से आ जाऊँगा। आप बोलेंगे नहीं जी रिलीजन को साइड पे रख लो, उधर से आ जाऊँगा। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब गए तो उन्होंने वहाँ जाके हॉस्पिटल बनाया था सबसे पहले। सही बताया ना मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं बनाया था। उन्होंने वहाँ पे जाके रियासत मदीना की बुनियाद एक रखी कि जी हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे, राइट। मस्जिद बनाने के फ़ौरन बाद, मस्जिद क्या था, मस्जिद ऑफिस था ना उस वक्त का। बिल्कुल ऐसे ही है। मस्जिद तो अपना बैठने का अड्डा था, बैठक वहीं पे थी। अब ये नहीं कि इबादत की कली जगह थी, वो सारी चीज़ें उधर ही होती थी। तो उसके बाद पहले जो उन्होंने मुआहदे करने शुरू किए, जूश के साथ किया पहला मुआहदा,
उसके साथ मुआहदा, पीस मुआहदे करने शुरू किए उन लोगों के साथ जो आपके साथ टोटली माइंड सेट नहीं मिलता, ऐसे ही ऑपोजिट, ठीक है ना। तो एक लर्निंग कर्व ये होगी कि आपको आगे बढ़ने के लिए कभी कभी यू हैव टू लूज द स्मॉल बैटल टू विन द बिग वॉर। एग्जैक्टली किए, जी। उसके बाद फिर आगे आपने फिर उसके अंदर क्या किया, आपने इस्टेब्लिश किया, और फिर देखा कि आपने कई मुल्कों के ऊपर हुकूमतें आपकी। तो बेसिकली एज ए मुसलमान भी आप अगर देखें तो आप अगर पावर कॉरिडोर्स के अंदर अपने आप को जाने से रोक रहे हैं तो देन यू बेसिकली नॉट डूइंग सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क यू सपोज टू बी डूइंग। एग्जैक्टली। तो ये तो एक हो गई उधर से। आप दूसरी तरह से भी आ जाएं कि भी मैं क्यों भाई, मैंने अगर इतनी मेहनत की है मैं क्यों किसी और को बताऊं कि ये मैं अच्छा, आप अगर टेबल पे बैठ के ये डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं जाना चाहते कि आपके बिजनेस के ऊपर कितने % टैक्स लगना चाहिए, तो फिर जब वो लग जाता है तो आपका ये भी हक नहीं है कि उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। अब समझे ना कहानी। लेकिन फिर प्रोटेस्ट करने के लिए यार फिर आपके जो ड्राइंग रूम की कन्वर्सेशन के ऊपर ये नया टैक्स ठोक दिया, पर ठोक दिया तो ठोकने वाली जगह पे जाते, क्यों नहीं गए आप? तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी चॉइसेस की बात है। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं अपनी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं डिसीजन मेकिंग वाली जगह पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, जो जाता है उसको जाना चाहिए। तो इसमें ये बताइएगा सर कि आपने इलेक्शन भी लड़ा, ठीक है, उसमें कामयाबी नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली आपको, तो आप क्या ये समझते हैं कि वो आपके पास जो टाइम, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि आपको टाइम कम मिला, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि आप शायद नहीं उस तरह से तैयारी कर पाए? उसके अलावा भी रीजंस थी, ठीक है, कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट ही गलत पिक किया था। लेकिन मसला ये नहीं होता। देखें, याद रखें, आप किसी भी चीज़ में जाते तो आपको है कि आप विक्ट्री लें जी, लेकिन आप अगर विक्ट्री आपको नहीं मिली तो आपने मैंने 25% वोट लिए उस जगह पे जहाँ पे मुझे पाकिस्तानी टोटल 500 था, अच्छा, मुसलमान 700 था, और पाकिस्तानी उस 700 मुसलमान का, अब उसके अंदर लाखों वोटर्स के अंदर आप 25%, तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस आई हैड इन दिस टर्म, आई हैड अ ह्यूज सक्सेस, राइट। लेकिन फिर कामयाब नहीं हो सके तो नहीं हो सके। लेकिन क्या इसमें समझते हैं आपके बिरयानी के डब्बे या कीमे वाला नान नहीं दिया आपने भी? नहीं, उसके अंदर देखें, याद रखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मैं सोचता हूं ना, बाकी एथनिसिटी भी तो सोच रही है, तो वो था एक हैवीली लटीनो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अच्छा, उसके अंदर लटीनो जो बैकग्राउंड के बंदे को जीतना चाहिए था, और जो हुई है वो जीती वही थी। अच्छा, मेरी जजमेंट भी गलत नहीं थी जब मैं अंदर आया। वो वहाँ पे कई ये सारा जो चेंज आई थी ना, एथनिसिटी चेंज, ये 20-25 साल के अंदर आई थी। लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेसमैन था जिसके सामने मैं इलेक्शन लड़ने के लिए फाइल किया था, वो गोरा था, और उस वक्त 25-26 साल पहले सारे गोरे थे उधर, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता इन एंड आउट होते होते वो डायनामिक्स चेंज हो गए। तो मैंने कहा यार ये एक मिनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है और ये लटीनों का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन सारे सोए हुए, ये सारे सोए हुए थे, अच्छा, 25 साल से सोए हुए थे, जरूरत नहीं कर रहे थे उसके सामने। मैंने कहा यार मैं जाता हूँ, मैं फाइल करता हूँ, ठीक है, मैं गोरे को हरा दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मैं तो ब्राउन हूँ, मेरा तो इनके साथ रंग भी मिलता है, मेरा नाम के साथ घरसिया लगा होता तो मैं वैसे भी जीत जाता। तो वो जब मैंने डाला, फाइल किया, तो आई मीन मेरी एक किसी हद तक तो थ्रेट थी ना कि मैंने पहले ऐलान कर दिया कि आई विल स्पेंड माई ओन मनी, मुझे फंड रेज नहीं करना। अच्छा, पहले जाते ही मैंने $1.5 मिलियन अपने अकाउंट में डाला कि ये मैं स्पेंड कर, $1.5 मिलियन बड़ी रकम होती है। अच्छा, उसको फिर जब देखा तो एक बहुत बड़ी, मैंने जब $1.5 मिलियन अपने अकाउंट में डाल दिया और ऐलान कर दिया कि मैं जितने पैसे लगेंगे लगाऊंगा, अपने पैसे से इलेक्शन लड़ूंगा, सही। अच्छा, उसके ऊपर वो जो बुज़ुर्ग कांग्रेसमैन थे, उन्होंने ऊपर काले वाले की लीडरशिप को तो अपनी रिटायरमेंट फाइल कर दी, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट फाइल कर दी। मैं उनको इलेक्शन हरा सकता था, लेकिन फिर जो लटीनो 14 लोग निकल के मेरे सामने खड़े हो गए ना, उनके तो चाचे मामे ताए उधर रहते थे, हाँ बिल्कुल सही। अब उनके साथ फाइट करना, अब मेरे लिए 2 रास्ते थे कि सिर ते पैगी चलन दो और या फिर विड्रॉ कर जो, ठीक है। आई डिसाइडेड आई एम गोना कंटिन्यू विद दैट। मुझे नज़र आ रहा था, फिर मैं उसमें एक पैथवे बना के बैठा था कि अगर आप मैंने कहा यार 13 बंदे खड़े हो गए हैं, ठीक है ना, अगर इसके अंदर ये सारे 5-3, 2% भी वोट लें, और जो मेन रनर जो खातून है वो सेनेटर थी, स्टेट सेनेटर, 40 साल की उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। मैंने कहा सपोजली ये 45% ये ले जाती है, मैं अपना 25% वोट लेता हूँ, ये हमने सर्वे कराए हुए थे, ठीक है, और ये बाकी के जितने भी हैं ये 2-3% तो ये कोई भी बंदा 50% नहीं लेगा,
सही तो रन ऑफ के अंदर टॉप के 2 बंदे जाएंगे, आई विल बी इन रन ऑफ विद हर, ठीक है। रन ऑफ इज़ अ टोटली न्यू बिजनेस, उसके अंदर लोग बहुत कम जाते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैं इधर ले आऊँगा 200 गाड़ियाँ और लोगों को घरों से उठा उठा के रन ऑफ का वोट डलवा लेंगे, बहुत कम वोट पड़ता है उसके अंदर। आई हैड माई ओन पाथवे टू विक्ट्री। सही। लेकिन वो जो नकम्मे 13-14 थे ना, वो भी नहीं ले सके जो उनको लेना चाहिए था। अच्छा। इट डिड नॉट गेट इनटू द रन ऑफ। मैंने अपना 25% ले लिया था, तो वो जो खातून जिसको हम 45% के ख़त्म कर रहे थे उसने 51 ले लिया। तो इस वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो रन ऑफ में गया ही नहीं। सही हो गया, नकम्मे निकले ना सारे के सारे। तो सर ये बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया 1.5 मिलियन का, ये 1.5 मिलियन के पाकिस्तान वाला सीन है, वहाँ पे भी जिस तरह यहाँ पे इलेक्शन, एक इलेक्शन में 15-15, 20-20 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, यहाँ तो बिरयानी और नान और इन चक्रों में और डाले और इन सारी चीज़ों में लगता है, वहाँ किस चीज़ पे लगता है? इन्हीं चीज़ों पे लगता है। अच्छा, वहाँ पे भी सारी गेम यही है? मैंने थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज होते हैं, ये नहीं होता कि ये जनाब कीमेला नान लो तो सानू वोट पाओ। मैं इसीलिए पूछा कि क्या आपने नान नहीं दिया? ट्रस्ट मी, कीमेला नान के वोट वाली कहानी होती है। वो टाको के स्टैंड भी लगे होते हैं आपके बूथों के बाहर, कि टाको के लिए रुक के फिर चाहिए चांदा वोट पा जा, लेकिन यू कैन नॉट टेल हिम ऑन द टाको स्टैंड के वोट डालो किसको, ठीक है। उसकी कैंपेन आपको डिफरेंट करनी पड़ती है, तो आप ऑब्वियस नहीं कर सकते सही चीज़ को, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें सारी ये भी फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ पे भी है, टीवी, जो बिल बोर्ड्स और पोस्टर्स और फ्लायर्स और मेलर्स। यहाँ पे मेलर का शायद नहीं है कि आप डायरेक्ट मेल करते हैं लोगों के घरों में, वो यहाँ इतना नहीं, वो बड़ी इन चीज़ गिनी जाती है मेलर्स वहाँ पे ना, तो ये एक एक चीज़ आपको कास्ट करती है। अच्छा, वहाँ पे लेकिन यू गॉट अ चॉइस कि आपको फंड रेज करना है या अपने से स्पेंड करना है। मोस्टली जो लोग रन करते हैं उनके पास इतने पैसे होते नहीं। बिल्कुल सही है। वो तो ग्रास रूट से एक्टिविस्ट लोग निकल के ऊपर आते हैं। जी। ये मेरे जैसे बिजनेसमैन जो पैसा बना के लड़ते हैं बहुत कम आते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें सर आपका बिजनेस में कोई इम्पैक्ट आता है? बहुत ज़्यादा आता है ना, उसी पे तो मैं बता रहा हूँ जो प्रेजुडिसनेस हुई मेरे साथ। नेगेटिव ना, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि मैं अपनी पार्टी के अंदर फिर मुझे डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर भी हैंड पिक करके प्रेसिडेंट साहब ने लगाया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी ना कहानी। जो कांग्रेस सेनेट मेरा DC के अंदर जो ग्रुप्स के अंदर कन्वर्सेशन होती थी मेरे इलेक्शन के ऊपर, यहाँ तक कि कोई 6-7 आर्टिकल बड़े क्रेडिबल राइटर्स ने लिखा कि भाई मुझे वाइल्ड कार्ड लिखा मुझे उसके ऊपर के यानी ही विल गिव अ बिगेस्ट सरप्राइज, ये लिखा। अच्छा, टेक्सास ट्रिब्यून और ह्यूस्टन क्रॉनिकल, ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखे। तो ये सारी चीज़ें, ये मिलियंस डॉलर दे के भी नहीं आर्टिकल लिखे जा सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसमें अभी भी स्टिल पेश हैं सियासत में, या बस? हाँ, अभी भी हैं। बल्कि मैं पिछले दिनों में एक फ़ाइल भी कर दिया था किसी जगह पे रन करने के लिए। फिर देन उसका जो मैंने देखा कि यार ये छोटी सीट है, तो थोड़ा उसके अंदर रिविज़िट करके आई एम थिंकिंग कि मैं अपने बेटे को उसके अंदर करूँगी, यार तुम लड़ लो इसका इलेक्शन, क्योंकि ये इतना मेरे पास इतनी नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, तो मैं इस पे आके ऐसा ना हो कंज्यूम हो जाऊँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी वर्थ भी तो देखनी होती है ना, कि कहाँ पे आप उसको एक्चुअली फ्लेवर उसका ले भी सकते हैं कि नहीं। उसको समझा रहा हूँ कि यार पॉलिटिक्स तो है, आगे बच्चे का है थोड़ा ज़हन इस तरफ। यार मेरी अभी 24 साल एज है, मैं 28 तो हो लेने दें, तो मैं देखें अब आप पुश भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और US की जो पॉलिटिक्स है, क्या मेजर डिफरेंस देखते हैं आप इसमें? बहुत डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, कोई एक दो अगर शेयर करना चाहें। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है ना, अमेरिका के जो अंदर पॉलिटिक्स है ना, वो आपकी एक आइडियालॉजी, एक आपके जो इश्यूज बेस होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कि इशू को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये मेरे टॉप इश्यूज हैं, मैं इधर यू फॉर और यू अगेंस्ट। ठीक है ना, और आप रैपिडली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। सही। और आपको पता है कि आप राइटिस्ट हो, आप लेफ्टिस्ट हो। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जितने मर्जी समझदार बंदे को बिठा लो, आप आप कोई भी पार्टी पकड़ लें पाकिस्तान के अंदर, आपको 10 मिनट के लिए परेशानी हो जाएगी, ये राइटिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है। एक उसका बयान उसको उधर लेके जा रहा होता है, दूसरा बयान उसको उधर लेके जा रहा होता है। वो तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, अगर उनको पता है कि ये वो। अच्छा, ये इस तरह भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे कैंपेन करके ना, इस तरह की कैंपेन करके इलेक्शन एक जीत भी लिया। सही। ये पहली एग्जांपल थी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के स्टाइल में। तो उसने वो एक जियो फेंसिंग के थ्रू जिस जगह का जो इशू था, जो उनकी डिमांड थी, वो बोलना शुरू कर दिया। सही। मतलब ये एक चीज़ वहाँ की ज़ुबान बोलना शुरू कर दी, ताकि नहीं देखें कि एक जगह पे लोग कहते हैं कि मिनिमम वेजेस ये होनी चाहिए, कहते हाँ इतनी है, और दूसरी जगह पता नहीं ये होनी चाहिए। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया उसने बहुत सारी जगह पे ना, ये बिल्कुल हुई ये चीज़।
अनएथिकल था, लेकिन वो की उसने और वो तो इलेक्शन। एक चीज़ सर जो बोली जाती है कि अगर आप वहाँ पे कोई सीट विन करते हैं तो आपको अपना पूरा बिजनेस जो है छोड़ना पड़ता है, या फिर बिजनेस में है या आप जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने किया शायद। प्रेसिडेंट को यस। अच्छा सर, प्रेसिडेंट नहीं, बहुत सारी सीटों पे करना पड़ता है, बहुत सारी पे आपको कोई अच्छा नहीं करना पड़ता। ठीक है। जहाँ पे करना पड़ता है तो आप उसको एक ट्रस्ट बना के ना, उसके अंदर अनटिल अनलेस यू सर्विंग, आपका बिजनेस एक ट्रस्ट में चला जाता है, उसको आप ट्रस्टीज बना सकते हैं, कुछ लोगों को दे विल रन इट फॉर यू। ठीक है, तो आप मतलब थोड़ा बैकएंड पे आ जाते हैं, बट शो आपका चलता रहता है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आपका खान साहब के साथ भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। आप मैं एक वीडियो में सुन रहा था कि आप बिलावल के साथ भी आपकी कुछ मुलाकात हुई। तो क्या समझते हैं सर, यहाँ विजन की कमी है या सिर्फ वो हर बंदा बस सीट की नशे में है और पैसे के नशे में? क्या वजह है कि कंट्री क्यों ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही? आप 25 करोड़ के करीब आबादी हो गई है और वी आर अमंग द ब्लेस्ड कंट्रीज़, जहाँ पे आपकी 70 से ज़्यादा या 65 से ज़्यादा % जो यूथ है, जो आबादी है वो यूथ की है। उसके बावजूद भी क्या वजह है सर, क्यों नहीं विजन मिल रहा? इसके अंदर हर एक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, हर गवर्नमेंट की डिफरेंट रीजंस थी उसके टाइम के अंदर प्रोग्रेस ना होने की। ठीक है। ख़ास तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो पिछली तो खैर वही 18 महीने की जो गवर्नमेंट थी ना, इसको तो जो एक पैकेज IMF का था बेसिकली उसके अंदर करते करते बड़ा टाइम निकल गया, लेकिन सक्सेसफुली वो जाते जाते जो भी उनका एक मामला वो करके चले गए। सही। ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी भी हो सकता था, लेकिन चलो एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर ने खुद काले वाले करके तो एक मामला उनका हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको फिर जो आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना, ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट थी, ये अपने अच्छे कामों को भी मार्केट नहीं कर पाई। बिल्कुल ठीक है ना। अब देखें, अगर आप ये IMF का पैकेज आपका नहीं होता ना, मैं होप कि आपके ऑडियंस इसको पॉजिटिवली लें, तो ये कहानी इस तरफ भी जा सकती थी कि आप 2-3 बंदे डब्बे लेके आपने पेट्रोल पंपों पे खड़े किए होते जो आपको 2 दिन के बाद पेट्रोल मिलता। अल्लाह अकबर। ये हो सकती थी ना कहानी। बिल्कुल ऐसी। हाँ, अगर ये नहीं हुई ना। हाँ, बिल्कुल। हम एक तकलीफ में हैं, लेकिन वो तकलीफ तो नहीं हुई ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने जो किया उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। सही। जो नहीं किया उसका ना दें आप उसको। इसी तरह जो मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने जो भी आपका इख्तलाफ भी हो सकता है कि जी वो बेशुमार कानून बना के अपनी फेवर की चीज़ें करा के चले गए, तो मैं ये भी बोलूँगा फिर आपने इस्तीफे ना देते ना। हाँ, बिल्कुल। आप अंदर बैठे होते तो आप नहीं होने देते। तो यानी गलतियां भी आप करें और फिर उसका इल्ज़ाम भी दूसरे पे लगाएं, ये शिफ्ट द ब्लेम है ना, ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। अपनी गलती हर कोई मानने के, सारे बंदे अपनी अपनी गलती माने तो मामले ठीक भी हो जाएंगे। फिर वो उससे पीछे जो खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, उसमें तो बेसिकली 1.5 साल कहते जी सिमत सीधी हो रही, याद है आपको? मतलब खुदा का वास्ता, सिमत तो आपने पहले सीधी करनी थी, बिल्कुल। आने के बाद आपने 1.5 साल सिमत सीधी करने पे लगा दिया। फिर उसने इसको पकड़ो उसको मारो, पकड़ा पहले जाता था, उसका इल्ज़ाम बाद में सोचते थे इसको क्या इल्ज़ाम है, भाई किधर है वो, रिपोर्ट लाओ, ये करो वो करो, प्रूव ही नहीं कर पाए। लेकिन सारे के सारे छूट गए यार, खुदा का वास्ता है, कुछ तो उसके अंदर होनी चाहिए थी ना चीज़ें। बिल्कुल, कोई एक आधा तो आता। अगर कहते हैं कि ये नहीं गलत छूट गए तो भी आपकी कुताही है ना, उधर ही छूटे थे ना। तो वो मैं समझता हूँ कि वो पकड़ दकड़ के ऊपर जो एनर्जी ज़ाया की गई बहुत ज़्यादा थी सर। लेकिन सवाल वही आ जाता है, खान की हुकूमत बोल लें, नून लीग की बोल लें, PPP 75 साल से सर यही रोना रो रहे हैं। नहीं देखें, करप्शन भी है, जो वो एक खप करप्शन की थी वो भी नाजायज़ नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, कि करप्शन के ऊपर आप रिकवरी दूसरा तीसरा उसको एक लगा देते। ठीक है। आप 100% फोर्सेस उस पर लगाने की बजाय 20% उस पर लगाते, 80% प्रोग्रेस की तरफ जाते। बिल्कुल ऐसी है। अगली तरफ देखते हैं ना कि हम इसको सही कैसे करना है। लेकिन आप वो एक बहुत सारे ब्लंडर्स उसके अंदर, ट्रस्ट में बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं ना सर। ब्लंडर अजीम जो हुआ है ना, बहुत, वो एक बताइए ज़रा, जो पंजाब में हुआ है। नहीं, वो तो अपॉइंटमेंट्स के अंदर तो ब्लंडर्स अपनी जगह बिल्कुल ट्रस्ट में वो मौजूद हैं। लेकिन मेरे से अगर जो पूछते हैं ना कि आपका जो CPAC को शेल्फ किया गया था, वो बहुत बड़े ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर था, जिसके अंदर एक बहुत बड़े मुल्क के साथ जो आप बड़े एक आगे निकले थे, तो उसके अंदर आपकी एक रिफ्ट आ गई। आज तक भी आप उस जगह पे नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं गए। आप बड़ी रिपेयर मेंटेनेंस आपने दरमियान में की, कोशिश की, लेकिन वहाँ नहीं गए। क्योर नहीं हो सकी ना, बीमारी आपने लगा दी, क्योर नहीं हो पा रही। तो वो एक वो था, उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा फोकस था कि जो शायद उस वक्त इनके ज़हन में हो कि हम 15 साल के लिए आ गए हैं, तो पहले हम इनको तो न देना,
तो बाद में बाकी चीज़ें। सर तो ये वो बड़ी भी- वैलिड आपने बात की कि हाँ। अगर तुनना ही था ना वो 25% अपनी वो एनर्जी लगे लगाते रहते- तुनने लगे पे, रहते तो एक उन्होंने वो- 100% लगाई, हाँ। रिजल्ट फिर कुछ नहीं मिला। उसके बाद दूसरा जो अपनी इनकी जो टीम थी उसको भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो भी एक अलग उनके अंदर भी पक रही थी चीज़ें कि यार हमें लीडरशिप के साथ मिलने का टाइम ही नहीं बन जी। रहा, तो वो अलग खिचड़ी पकती चली गई। तो एक हर उससे पीछे जाएंगे उसकी अपनी कुताहियाँ हैं, उससे पीछे जाएंगे उसकी अपनी कुताहियाँ हैं। तो ये देखें ना, अगर आप करप्शन के ऊपर इतनी ज़्यादा कर रहे थे तो आपके उस टाइम में करप्शन ज़ीरो होनी चाहिए थी, वो भी ज़ीरो तो हुई नहीं हुई सर, बढ़ गई। बल्कि ये हालात आ गए यहाँ पे कि जो काम पहले आपका करप्शन के मद में लाखों रुपए में होता था उसका रेट 3 लाख चला गया। जो टाइम फ्रेम आपका 2 हफ्ते था वो 4 हफ्ते पे चला गया, 6 हफ्ते पे चला गया। और मुझे अभी भी याद है फिर 2008 में जब मोदी मैं क्योंकि इंडियंस के साथ काम करता था ज़्यादा, तो गालियाँ निकालते थे मोदी को कि क्या घटिया आदमी आ गया है, चाय बनाने वाला अब हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। जो मेरे साथ दुबई में कुलीग थे, यकीन करें कि 3 साल के अंदर उन लोगों की मैंने परसेप्शन चेंज होते हुए चाय बना ली ना उसने अच्छी। सर ऐसी कमाल की कड़क चाय बना के दी है उसने, 50-60 तरह की चाय आपके सामने पेश कर दी और बेहतरीन से बेहतरीन। अभी देखिए उनकी प्रोग्रेस। मुझे जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है आपके मसले मसाइल हैं, अमेरिका में भी होंगे, आपकी पॉलिटिक्स में वहाँ पे, यहाँ पे भी हैं, दुनिया की हर जगह पे हैं, लेकिन एक सिम तो पकड़ लें। बेस्ट से बेस्ट ब्रेन पड़ा है। देखिए इस वक्त जो शख्स मेरे सामने बैठा है ये भी तो पाकिस्तानी है ना। हाँ। अगर आप वहाँ पे एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में जो पिछले खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो प्यार दिया इस मुल्क को, मेरा ख्याल है हम 25 करोड़ आवाम आप लोगों को शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़े अच्छा आपने टॉपिक किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जहाँ पे भी है ना, ये बड़ा एक बदकिस्मती रही है कि आपके जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं ना, कुछ तो उनको थ्रेट समझते रहे। हाँ जी। ठीक है, कुछ कभी कभी उठ के ऐसे ही मतलब जोश के अंदर उल्टे सीधे फिक्रे भी बोलते रहे। बिल्कुल। कम से कम मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर उनकी एक फ्रीक्वेंट उन्होंने आना, एक नई अपॉर्चुनिटी थी ना, जी जी। उसको देखते वो आए हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है उसके अंदर भी उनको उस तरह यूज़ नहीं किया जा सका। बहुत सारा टैलेंट था जो यहाँ आया है ना, वो इनसे तंग आके वापस चला गया। सर मैं उसका खुद शिकार बैठा हूँ। मैं 2016 में खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान आया था, ठीक है, और मुझे 4 साल लगे दोबारा स्टैंड करने में, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। वो क्योंकि सिस्टम जहाँ पे ना लोग इसको जो अंदर नीचे टियर 1 2 से नीचे आ जाएं तो वो थ्रेट समझते थे कि यार ये बंदे बाहर से जो आके हमें कर रहे हैं, तो वो एक मामला तो था। लेकिन थोड़े से ऑप्टिक्स सीधे हुए थे जिसके ऊपर आज भी जो ओवरसीज़ हैं उसको अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन हमें इनको बाकायदा एक VIP सेगमेंट समझ के उस तरीके से उनको ट्रीट करके उनको मना के वापस लाना है। सर बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। जी जी जी। और उम्मीद करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और आपको भी सर गुड लक बोलूँगा आपकी पॉलिटिक्स के हवाले से भी, और इसी तरह सर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। अल्लाह ताला 500 बिलियन पे पहुँचे, अल्लाह करे कि नेक्स्ट ईयर आपका क्लोजिंग जो है क्रॉस करे सर ये बिलियन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा। इस तरह के बिजनेस टाइकॉन्स के साथ जब आप बैठते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों के लिए भी ये पॉडकास्ट इसी वजह से रिकॉर्ड की कि बहुत सारे बच्चे हमें सुन रहे हैं। ये सफ़र जो आपने इनका सुना पहले दिन से नहीं हुआ। ये 30-35 कंपनियों का जो सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में डिस्कस भी नहीं कर पाया ड्यू टू टाइम। ये 30-35 जो सक्सेसफुल बिजनेसेस का सफ़र है, ये ऐसे नहीं कि पहले दिन से इन्होंने पहली कंपनी खोली तो वहाँ से ऑनवर्ड सारी सक्सेस ही मिलती गई। बेतहाशा इनके फेलियर स्टोरीज़ भी हैं, अनफॉर्चुनेटली उस पर मैं बात नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पे इस जो टॉपिक को डिस्कस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, आप लोगों के लिए मोटिवेशन लेके आना था। अगर एक पाकिस्तानी एक छोटे से सेटअप से, एक बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से उठ के एक $multi-million बिजनेस अमेरिका में चला सकता है, तो पाकिस्तान में भी चलाया जा सकता है। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, और दूसरों तक शेयर करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।